नमस्कार। निर्माण आईएएस के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हर्ष गुप्ता और आज मैं आपसे जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है ई गवर्नेंस। देखिए, क्या होता है ई गवर्नेंस? ई गवर्नेंस से क्या मतलब है? देखिए, आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। हमारे देश में क्या है? हमारे देश में लोकतंत्र। तो लोकतंत्र में क्या होते हैं? लोकतंत्र में होते हैं चुनाव। तो आपने देखा होगा कि जब भारत में चुनाव होते हैं तो अलग अलग राजनीतिक दल आपसे बहुत सारे वादे करते हैं, है ना। उसमें कुछ वादे ऐसे भी होते हैं, जैसे बहुत सारे आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो आपसे बोलेंगी कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम आपको कैसा शासन देंगे, हम आपको एक पारदर्शी, है ना, हम आपको एक निष्पक्ष शासन देंगे, हम आपको एक ईमानदार शासन देंगे, हम आपको ऐसा शासन देंगे जहां पे सूचनाओं को छुपाया नहीं जाएगा, है ना, जहां पे क्या होगी, जहां पे पारदर्शिता दिखाई जाएगी। ठीक है, जहां पे क्या है, जहां पे आपको सरकार नागरिकों के प्रति अनुक्रियाशील रहेगी, है ना, नागरिकों के प्रति उत्तरदायी रहेगी। तो जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं वो आपसे चुनाव में इस तरह के वादे करते हैं कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम आपको ऐसी सरकार देंगे। क्लियर है? होता क्या है, आप चुनाव में भाग लेते हैं और किसी ना किसी राजनीतिक दल को अपना वोट देते हैं और एक राजनीतिक दल क्या होता है, वो जीत जाता है, वो सत्ता में आ जाता है। तो जो राजनीतिक दल सत्ता में आया है, बेसिकली उसने भी आपसे क्या किए थे, उसने भी आपसे बहुत से वादे किए थे, जिसमें से कुछ वादे ये थे कि वो कैसी सरकार देंगे, वो आपको एक पारदर्शी, निष्पक्ष, ईमानदार और अनुक्रियाशील सरकार देंगे। सो सरकार ने जो आपसे वादे किए थे उसको क्या करना पड़ेगा, उनको निभाना भी पड़ेगा, है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मुंह से बोला और आपके वादे पूरे हो गए। तो सरकार ने जो ये इस तरह के वादे आपसे किए थे, उन वादों को निभाने के लिए सरकार को क्या करेगी, उन वादों को निभाने के लिए सरकार अपनी कार्य पद्धतियों में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेगी। मतलब सरकार ने आपसे जो वादे किए थे कि हम कैसी सरकार देंगे, हम निष्पक्ष सरकार देंगे, हम पारदर्शी सरकार देंगे, हम एक रिस्पॉन्सिव सरकार देंगे। सो इन वादों को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या किया, इन वादों को पूरा करने के लिए सरकार अपनी कार्य पद्धति में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने लगती है। ठीक है, सो यही आपका क्या कहलाता है। सो जब सरकार अपनी कार्य पद्धतियों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने लगती है तो वही आपका जो गवर्नेंस है या वो जो आपका शासन, वो आपका क्या बन जाता है, वो बन जाता है आपका ई गवर्नेंस या ई शासन। अब देखिए, ई गवर्नेंस क्या है? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का आशय सरल, उत्तरदायी, तीव्र, अनुक्रियाशील और पारदर्शी शासन को प्राप्त करने हेतु सरकारी कार्य पद्धतियों की प्रणालियों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग करना है। क्या है? जैसा भी मैंने आपको बताया था कि सरकार ने आपसे जो वादे किए थे उनको पूरा करने के लिए सरकार क्या करेगी, उनको पूरा करने के लिए सरकार अपनी कार्य पद्धति में क्या करेगी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों को प्रयोग करना शुरू कर देगी। देखिए, तो क्या है गवर्नेंस आपका, कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का आशय सरल, उत्तरदायी, तीव्र, अनुक्रियाशील और पारदर्शी शासन को प्राप्त करने हेतु सरकारी कार्य पद्धतियों, यानी सरकार की जो कार्य पद्धति है, सरकार किस तरह जिस तरह से कार्य करती है, सरकारी कार्य पद्धतियों की प्रणालियों में किसका प्रयोग, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग करना शामिल होता है। समझ में आया कि सरकारी काम जो भी होते हैं उनमें अब सरकार किसका प्रयोग करने लगेगी, उनमें सरकार सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने लगेगी। और जैसे ये सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना प्रारंभ करेगी तो वो आपका जो गवर्नेंस है वो किसमें बदल जाएगा, वो बदल जाएगा आपका ई गवर्नेंस या ई शासन में। आगे देखते हैं। देखिए, सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्रवाइयों तथा वस्तुओं एवं सेवाओं का वितरण जब आईसीटी का प्रयोग करते हुए उपलब्ध कराया जाता है तो उसे ही ई गवर्नेंस कहा जाता है। क्या मतलब है? देखिए, सरकार क्या करती है, सरकार आपको बहुत सी सुविधाएं प्रदान करती है ना, बहुत सी आपको सेवाएं प्रदान करती है, बहुत सी वस्तुएं उपलब्ध कराती है। तो बेसिकली सरकार द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं, कार्रवाइयां की जा रही हैं और साथ ही वस्तुओं एवं सेवाओं का जो वितरण किया जा रहा है, वो जब आपका आईसीटी का प्रयोग करते हुए किया जाता है तो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है ई गवर्नेंस। क्लियर है? क्या लिखा हुआ है, सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्य, कार्रवाइयों तथा वस्तुओं एवं सेवाओं का वितरण जब आईसीटी यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए उपलब्ध कराया जाता है तो क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है ई गवर्नेंस। ठीक है, आगे ई गवर्नेंस कार्य कुशलता में वृद्धि, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ साथ
नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नीति प्रभावकारिता में वृद्धि करता है। क्या होता है, देखिए ई गवर्नेंस से बेसिकली हो क्या रहा है, ई गवर्नेंस से आपकी जो कार्य कुशलता है उसमें क्या होती है, उसमें वृद्धि होती है, प्लस आपकी जो जवाबदेही और पारदर्शिता सरकार की वो भी सुनिश्चित होती है। उसके साथ साथ आप सरकार नागरिकों के लिए जो नीति बनाती है, सो उस नीति की प्रभावकारिता में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ये सब चीजें कैसे होती है ये अभी मैं आपको थोड़े आगे बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ई गवर्नेंस क्या करता है, ई गवर्नेंस स्मार्ट गवर्नेंस को बढ़ावा दे रहा है। किसको दे रहा है, ई गवर्नेंस आपका स्मार्ट गवर्नेंस को बढ़ावा देता है। सो स्मार्ट की स्पेलिंग क्या है, SMART। तो स्मार्ट में जो आपका एस है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है सरल यानी सिंपल। इसमें क्या होता है, देखिए सरकार के नियमों एवं प्रक्रियाओं का सरलीकरण कर उन्हें उपयोगकर्ताओं हेतु अनुकूल बनाना। क्या मतलब है, देखिए सरकार के जो नियम प्रक्रिया है वो कैसे हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो एक आम नागरिक को समझने में दिक्कत आती है ना, काफी जटिल होते हैं सरकार के नियम और प्रक्रियाएं। सो ई गवर्नेंस में क्या किया जाएगा, ई गवर्नेंस में ऐसे नियमों प्रक्रियाओं को सरल किया जाएगा, यानी उनका सरलीकरण किया जाएगा, जिससे उपयोगकर्ता क्या है, उन्हें आसानी से उपयोग कर सके, है ना। बेसिकली वो आपके उपयोगकर्ता के अनुकूल बन सके, उपयोगकर्ताओं को नियमों प्रक्रियाओं को समझने में दिक्कत ना हो। क्लियर है। सेकंड है आपका एम का मतलब है नैतिक यानी मोरल। ये क्या है, देखिए भ्रष्टाचार विरोधी एवं सतर्कता एजेंसियों में सुधार हो रहा है, इसलिए अधिकारियों में नैतिकता और नैतिकता के मूल्यों का समावेश किया जाना चाहिए। क्या मतलब है नैतिकता, मतलब देखिए सरकार आपसे क्या वादा करती है कि हम कैसी सरकार देंगे, हम ईमानदार सरकार देंगे। तो सरकार को अगर ईमानदार बनना हो तो उसको क्या बनना पड़ेगा, उसको मोरली कैसा होना पड़ेगा, मोरली उसको करेक्ट होना पड़ेगा, है ना, नैतिक रूप से उसको क्या होना पड़ेगा, नैतिक रूप से उसको एकदम सही होना पड़ेगा, तभी आपकी सरकार क्या है, ईमानदार बन सकती है। सो मोरल वैल्यूज कैसे आएंगे, इसके लिए आपके जो अधिकारी उनमें क्या है, उनमें नैतिकता के मूल्यों का समावेश किया जाएगा, है ना। तो आपकी जो भ्रष्टाचार विरोधी और सतर्कता एजेंसी वो भी क्या हो रही हैं, उनमें भी सुधार हो रहा है, ताकि किसी भी प्रकार का करप्शन ना हो पाए। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका स्मार्ट में ए मतलब जवाबदेहिता यानी अकाउंटेबिलिटी। देखिए इसका क्या मतलब है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के मापदंडों को निर्धारित करने में सहायता करता है तथा कुशलतापूर्वक इनका मापन भी करता है। तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वो क्या कर रही है, देखिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की मदद से क्या हो रहा है कि सरकार जो भी काम कर रही है, यानी सरकार का जो प्रदर्शन है या सरकार का जो परफॉर्मेंस है, उसके क्या है, उसके मापदंडों को निर्धारित किया जा सकता है, साथ ही साथ इसका कुशलतापूर्वक मापन भी किया जा सकता है ना। सरकार जो भी योजना लाए, जो भी काम करे, कैसा भी काम करे, तो उसका जो प्रदर्शन होगा उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम सूचना और प्रौद्योगिकी की तकनीक की सहायता से उन मापदंडों का निर्धारण कर सकते हैं, साथ ही साथ हम सरकार के काम को क्या है, कुशलतापूर्वक माप भी कर सकते हैं कि सरकार का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। ठीक है। सो बेसिकली अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो क्या होगा, तो सरकार एक तरह से हमारे लिए क्या हो गई, हमारे प्रति अकाउंटेबिलिटी हो गई। क्यों, क्योंकि हम सरकार के किसी भी कार्य योजना के या उसके किसी भी प्रदर्शन को माप पा रहे हैं कि सरकार ने कितना काम किया है। सो जब हम इस स्टेज में आ जाएंगे तो क्या होगा, सरकार हमारे प्रति अकाउंटेबल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर सरकार ने ढंग से काम नहीं किया होगा तो हमको उसके मापन में पता चल जाएगा कि सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है। सो बेसिकली सरकार की क्या हो गई, हमारे प्रति जवाबदेही तय हो जाएगी। ठीक है। आगे नेक्स्ट है आपका अनुक्रियाशील यानी रेस्पॉन्सिवनेस। इसका क्या मतलब है, देखिए लोगों के अनुरूप कुशल सेवा वितरण प्रणाली और सरकार क्या है, आपकी सरकार कैसी होनी चाहिए, आपकी सरकार रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए, मतलब सरकार को ऐसी सेवाएं और ऐसी वितरण प्रणाली बनाना चाहिए जो लोगों की क्या है, जो लोगों के अनुरूप हो, है ना। सरकार लोगों के प्रति कैसी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, लोगों की जैसी जरूरत हो उसके हिसाब से सरकार को वैसी सेवा प्रदान करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका टी यानी ट्रांसपेरेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसके माध्यम से गोपनीय सूचनाएं पब्लिक डोमेन में आ रही हैं, जिससे सार्वजनिक एजेंसियों में समता और विधि के शासन को बढ़ावा मिलता है। क्या मतलब इसका, देखिए पहले क्या होता था कि पहले बहुत सी जो सूचनाएं होती थी सरकारी वो पब्लिक डोमेन में
नहीं आती थी। तो इससे क्या होता था, मान लो कोई योजना थी, उसमें कोई करप्शन हुआ हो तो उसके बारे में जानकारी लोगों को नहीं मिल पाती थी। पर अब क्या हो गया है, अब जैसे आपका एक एक्ट आया, राइट टू इंफॉर्मेशन, सो बेसिकली ये सब क्या है, ये भी आपका ई गवर्नेंस में कोई बढ़ावा दे रहा है ना। तो हो क्या रहा है, अब आपकी जो भी गोपनीय सूचना है ये सब कहाँ आ रही है, ये सब आपके पब्लिक डोमेन में आ रही है। मतलब आप सरकार से संबंधित किसी प्रकार की सूचना को प्राप्त कर सकते हो, है ना। सो इससे क्या होगा, जब आप सरकार की उससे संबंधित सूचनाएं जब पब्लिक डोमेन में आएंगी तो होगा क्या, उससे आपकी जो सार्वजनिक एजेंसियां हैं वो भी क्या हो जाएंगी, वो भी सतर्क हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि उन्हें भी पता है कि उनके जो भी रिकॉर्ड हैं वो सब पब्लिक डोमेन में जा रहे हैं, है ना। तो क्या होगा, इससे आपकी जो सार्वजनिक एजेंसियां हैं उनमें समता और विधि के शासन को बढ़ावा मिलेगा। मतलब वो सबके प्रति व्यवस्थित रूप से काम करेंगी, जैसे लॉ है, जैसा विधि है उसके अनुरूप ही काम करेंगी, है ना। किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हो पाएगा। क्लियर है। सो आपकी सरकार कैसे बन जाएगी, आपकी सरकार बन जाएगी ट्रांसपेरेंट, मतलब आपको अंदर की सारी चीजें पता होंगी। ठीक है, तो ये था आपका क्या, स्मार्ट का मतलब। अब जो आपका ई गवर्नेंस है इसके कुछ मॉडल्स हैं, है ना। जो आपके द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग है उसने ई गवर्नेंस के मुख्यतः 4 मॉडल बताए हैं, उनको हम देख लेते हैं। देखिए, जो आपका सबसे पहला मॉडल है वो है आपका सरकार से सरकार तक, यानी G2G। ठीक, दूसरा आपका मॉडल, पहला मॉडल है आपका सरकार से नागरिक तक, यानी G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन। सेकंड है आपका सरकार से सरकार तक, यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ठीक है, तीसरा है आपका सरकार से कर्मचारी, यानी गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। और चौथा है आपका सरकार से व्यवसाय, यानी गवर्नमेंट टू बिजनेस। अब हम इन मॉडलों को एक एक करके समझेंगे कि ये क्या मॉडल है। देखिए, सबसे पहले आपका जो मॉडल आता है वो है आपका सरकार से नागरिकों तक, या ठीक है, पहला है आपका सरकार से नागरिकों तक, यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन। ये क्या होता है, देखिए, आप सरकार से जो भी सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं, है ना, जैसे मान लो आपको बिजली का बिल भरना है, पानी का बिल भरना है, तो अब आप क्या है, अब आप ऑनलाइन भर सकते हो। तो बेसिकली आप जो सरकारी सुविधाओं का जो लाभ उठा रहे हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, वो सब किसमें आते हैं, वो सब आते हैं आपके सरकार से नागरिकों तक मॉडल में, है ना, गवर्नमेंट टू सिटीजन मॉडल में, G2C मॉडल में। जैसे मान लो आपको किसी अपने लैंड रिकॉर्ड की फोटोकॉपी चाहिए तो आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं ऑनलाइन, है ना। आपको कोई किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन करवाना हो एप्लीकेशन, तो उसको भी आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको किस में आ रही हैं, ये सब आपके गवर्नमेंट टू सिटीजन यानी G2C मॉडल के अंतर्गत आती है। देख लेते हैं इसे। देखिए, नागरिक, सरकार से नागरिकों तक, यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2C। सरकार के इस मॉडल का संबंध नागरिकों द्वारा साझा किए जाने वाली सरकारी सेवाओं से है ना। यह मॉडल सरकार और नागरिकों के बीच संबंध स्थापित करता है। क्या है कि आप क्या कर रहे हो, सरकार द्वारा आपकी जो सरकारी सेवाएं प्रदान की जा रही है उसका संबंध किससे, उसका संबंध आपका G2C मॉडल से, है ना। ये जो मॉडल है क्या कर रहा है, ये मॉडल आपका सरकार और नागरिकों के बीच एक संबंध को स्थापित कर रहा है। आगे देखते हैं, इस मॉडल के अंतर्गत निम्नलिखित सेवाएं आती हैं, जैसे ऑनलाइन बिलों, जैसे आपके बिजली पानी आदि का भुगतान, ठीक है, आवेदनों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आप कोई भी एप्लीकेशन है उसका आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आगे, भूमि संबंधी रिकॉर्ड की ऑनलाइन प्रति प्राप्त करना। क्लियर है। शिकायतों का ऑनलाइन निपटारा, अगर आपको कुछ कंप्लेंट करनी है तो वो भी आप ऑनलाइन कर सकते हो G2C मॉडल के अंतर्गत। इसी प्रकार किसी प्रकार की ऑनलाइन सूचना या जानकारी की उपलब्धता, आपको किसी प्रकार की सूचना जानकारी चाहिए तो वो भी आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो सकती है। तो ये जो सारी सुविधाएं किसमें आ रही हैं, ये आ रही हैं आपकी गवर्नमेंट टू सिटीजन मॉडल यानी G2C मॉडल के अंतर्गत। देखिए, सरकार से नागरिक संबंधी पहले, मतलब आपका जो G2C मॉडल है इसके अंतर्गत सरकार ने कुछ योजनाएं चालू की हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो पहला है आपका भूमि संबंधी रिकॉर्ड का कंप्यूटरीकरण। क्या है, भूमि संबंधी रिकॉर्ड, यानी आपकी जो लैंड है उसका आप क्या होगा, उसके आपके लैंड से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके रिकॉर्ड्स हैं, उनका क्या होगा, उनका कंप्यूटराइजेशन हो गया है। क्या मतलब है, देखिए, केंद्र द्वारा प्रायोजित भूमि संबंधी रिकॉर्डों के कंप्यूटरीकरण पर आधारित प्रायोगिक योजना का आरंभ 1994-95 में किया गया था। ये बेसिकली आपका जो भूमि संबंधी रिकॉर्डों का कंप्यूटरीकरण है, इससे संबंधित योजना को प्रारंभ किया गया था आपके 1994-95 में, जिसमें क्या किया गया,
जिसमें केंद्र सरकार द्वारा आपके जो भूमि संबंधी रिकॉर्ड थे उनका कंप्यूटरीकरण कर दिया गया है ना। वैसे क्या होता था, वैसे हर चीज आपकी मैनुअल होती थी, तो उस केस में दिक्कत क्या आती थी, उस केस में कई बार आपके रिकॉर्ड्स गायब भी हो जाते थे या आपके रिकॉर्ड्स खो भी जाते थे। सो उस केस में आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था अगर आपको अपने भूमि संबंधी रिकॉर्ड की प्रति चाहिए। अब क्या है, अब आपकी जो भूमि संबंधी रिकॉर्ड है उसका क्या हो गया है, पूरे आपके जो लैंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनका क्या हो गया है, उनका कंप्यूटराइजेशन हो गया है, यानी उनका कंप्यूटरीकरण हो गया है, जिससे अब आप इजीली अपने भूमि संबंधी रिकॉर्ड को कभी भी देख सकते हैं। क्लियर है, आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है इसमें पहला आपकी ज्ञानदूत, ये भी क्या है, ये भी आपकी G2C मॉडल के अंतर्गत आता है। ये क्या है, देखिए यह एक इंटरनेट आधारित सेवा वितरण प्रणाली है जिसका दोहरा लक्ष्य ग्रामीण जनसंख्या को उचित जानकारियां उपलब्ध कराना तथा जिला प्रशासन और लोगों के मध्य इंटरफेस के माध्यम से कार्य करना। क्या है, ज्ञानदूत क्या कर रहा है, ज्ञानदूत बेसिकली आपकी क्या है, सेवा वितरण प्रणाली, जो आपको बहुत तरह की सेवाएं प्रदान करता है। तो इसका लक्ष्य क्या है, इसके दो लक्ष्य हैं, दोहरा लक्ष्य है। एक तो ये कि आपकी जो ग्रामीण जनसंख्या है उनको क्या है, उनको उचित जानकारी उपलब्ध करा दे, ठीक है, प्लस जिला प्रशासन और लोगों के मध्य क्या है, इंटरफेस के माध्यम से या इंटरफेस के रूप में कार्य करना। मतलब ये जिला प्रशासन लोगों के बीच एज ए इंटरफेस क्या है, काम करता है। आगे देखते हैं। देखिए ज्ञानदूत नेटवर्क के माध्यम से प्रस्तावित सेवाएं निम्नलिखित हैं। ज्ञानदूत नेटवर्क बेसिकली आपको क्या क्या सेवाएं दे रहा है, देखिए जैसे दैनिक कृषि आधारित कृषि की दरें, यानी आपके जो मंडी भाव है उसके संबंधित सूचना आप तक पहुंचाता है। आगे आय प्रमाण पत्र, आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो, ठीक है, लोक शिकायत निवारण, आप शिकायत कर सकते हो, प्लस बीपीएल परिवारों की सूची। तो इनसे संबंधित आपके जो काम है वो क्या कर रहा है, वो आपका ज्ञानदूत नेटवर्क कर रहा है। क्लियर है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका है माय गवर्नमेंट, ये भी क्या है, ये भी आपके G2C मॉडल में आता है। सो माय गवर्नमेंट में क्या है, देखिए इसका लक्ष्य सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार तथा नागरिकों के बीच एक संपर्क सूत्र स्थापित करना है। ये क्या कर रहा है, ये ई गवर्नेंस को प्राप्त करने के लिए सरकार और नागरिकों के बीच एक संपर्क सूत्र का काम कर रहा है ना, एक संपर्क सूत्र स्थापित कर रहा है। आगे माय गवर्नमेंट विदेश में स्थित लोगों को विभिन्न गतिविधियों जैसे परिचर्चा, कार्यक्रम, ब्लॉग इत्यादि में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित करता है। देखिए जो माय गवर्नमेंट है उसके माध्यम से क्या है, जो इंडिया से बाहर लोग चले गए हैं तो उनको भी क्या है, अलग अलग परिचर्चा या ब्लॉग इत्यादि में सम्मिलित होने के लिए क्या करता है, वो आपको प्रोत्साहित करता है। क्लियर है। नेक्स्ट जो आपका मॉडल है वो है आपका G2G, यानी सरकार से सरकार तक, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। इसका क्या मतलब है, देखिए सरकार के भी आपको पता है बहुत सारे विभाग हैं ना, अलग विभाग हैं, अलग उस विभागों के अंदर भी आपके अलग अलग छोटे उप विभाग हो सकते हैं। सो बेसिकली सरकारों के बीच, जैसे केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के बीच, या केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के बीच या राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के बीच आपस में जो भी काम चल रहा है वो किस में आएगा, वो आएगा आपका G2G, यानी सरकार से सरकार मॉडल के अंतर्गत। जैसे आपका जो बजट है वो भी क्या है, वो भी आपका जो बजट निर्माण का कार्य है वो भी आपका G2G मॉडल के अंतर्गत ही आता है ना, क्योंकि जब बजट बनाया जाता है तो आपका जो मिनिस्ट्री है, आपकी जो मिनिस्ट्री है वो क्या करती है, वो अलग अलग मिनिस्ट्रियों से उनके डिमांड पूछती है। क्या पूछती है, उनकी डिमांड पूछती है। आपका जो वित्त मंत्रालय है वो अलग अलग मंत्रालयों से पूछता है कि उनको इस साल कितना कितना पैसा चाहिए। सो बेसिकली ये जो भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है मंत्रालयों के बीच में, किसके थ्रू हो रही है, ये हो रही है आपके G2G मॉडल के थ्रू। देखते हैं। इस मॉडल का तात्पर्य सरकार से सरकार के बीच साझा की जाने वाली सेवाओं से है, मानी सरकारों के बीच में जो सेवाएं साझा की जा रही है वो आपके G2G मॉडल के अंतर्गत आती हैं। देखिए ऐसी बहुत सी जानकारियां व सूचनाएं होती हैं जिन्हें विभिन्न सरकारी एजेंसियों, विभागों तथा संगठनों के बीच साझा किए जाने की आवश्यकता होती है ना। ऐसे आपकी सरकारों के अलग अलग मंत्रालयों या डिपार्टमेंट के बीच ऐसी बहुत सी जानकारियां हैं, ऐसी बहुत सी सूचनाएं जिनको क्या है, अलग अलग सरकारी एजेंसियों, विभागों या संगठनों के बीच साझा करना पड़ता है। जैसे इस प्रकार की सेवाएं कैसी हो सकती हैं आपकी, देखिए सरकारी दस्तावेजों का आदान प्रदान, जिसमें तैयारी, वितरण तथा सभी दस्तावेजों का भंडारण इत्यादि ई शासन के द्वारा किया जाता है।
देखिए अभी आपको बताया था कि ऐसी बहुत सी जानकारियां हैं जिनके बीच क्या है, जिनको अलग अलग मंत्रालयों या संगठनों के बीच साझा करना पड़ता है। तो जिसमें इसमें एक आपकी सेवा हो सकती है कि सरकारी दस्तावेजों का क्या है, आपके जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है उनका भी अलग अलग मंत्रालयों और संगठनों के बीच आदान प्रदान होता है, जिसमें क्या है, जिसमें उनकी तैयारी, उनका जो भी वितरण वगैरह है उससे संबंधित सूचनाएं रहती हैं। ठीक है, साथ ही आपके जो सभी दस्तावेज है उनका भंडारण भी क्या है, उनका भंडारण भी ई शासन के द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं। देखिए अधिकांश वित्तीय तथा बजट संबंधी कार्य ई शासन के माध्यम से ही किए जाते हैं। जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि जो बजट है तो क्या करता है, आपकी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो अलग अलग मंत्रालयों से क्या पूछती है, उनकी डिमांड पूछती है कि उनको कितना पैसा चाहिए। सो जो बजट निर्माण करने की प्रोसेस है उसमें अलग अलग मंत्रालयों और विभागों के बीच सूचना का आदान प्रदान होता है, उसी के आधार पर आपका बजट तैयार हो पाता है। सो बेसिकली जो भी ये काम प्रोसेस होती है आपके बजट के अंदर की, जो भी सूचनाओं का एक्सचेंज होता है या जो भी डॉक्यूमेंट्स का एक्सचेंज होता है वो सब आपका किसमें आता है, वो सब आपका गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मॉडल के अंतर्गत आता है। क्लियर है, आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका जो मॉडल है वो है आपका सरकार से कर्मचारियों तक, यानी गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, G2E। ठीक है, ये क्या है, ये बेसिकली जो सरकार है और उसके जो सरकारी कर्मचारी है उनके बीच के क्या कर रहा है, उनके बीच के संबंध को मजबूत करता है। देखिए यह मॉडल सरकार तथा उसके कर्मचारियों के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा दे रहा है, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देता है तथा इस प्रकार उनके संबंधों को मजबूत करता है ना। बेसिकली इस मॉडल के थ्रू जो सरकार है उसके कर्मचारी है उनके बीच में पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, और जब जहां ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी तो बेसिकली वहां पे संबंध कैसे हो जाएंगे, वहां पे संबंध अपने आप ही आपके मजबूत हो जाएंगे। देखिए इस मॉडल के द्वारा निम्नलिखित जानकारियां साझा की जाती हैं, जैसे विभिन्न सरकारी कार्यालयों से सभी प्रकार के आंकड़े जमा किए जाना। ये किसका क्या मतलब है, देखिए जो आपके सरकारी कार्यालय हैं उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के आंकड़े होते हैं जिनको आपको जमा करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हो गया आपका उपस्थिति संबंधी रिकॉर्ड, है ना, कर्मचारियों से संबंधित रिकॉर्ड। सो बेसिकली आपके ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये किसके अंतर्गत जमा किए जाते हैं, ये जमा किए जाते हैं आपके किसमें, गवर्नमेंट टू कर्मचारी यानी G2E मॉडल के अंतर्गत, है ना। आपके अलग अलग सरकारी कार्यालयों से क्या है, जो अलग अलग प्रकार के आंकड़े हैं वो क्या है, वो आपके जमा किए जाते हैं किसके अंतर्गत, आपके G2E मॉडल के अंतर्गत। आगे देखते हैं। देखिए अगली जो सेवा है वो क्या है, कर्मचारी शिकायत दायर कर सकते हैं तथा असंतुष्टि व्यक्त कर सकते हैं। जो आपका गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय मॉडल है इसके अंतर्गत जो आपके सरकारी कर्मचारी वो क्या कर सकते हैं, वो अपनी शिकायत भी दायर कर सकते हैं और उनको जो असंतुष्टि है उसको भी वो व्यक्त कर सकते हैं। आगे कर्मचारियों के लिए नियत नियम विनियम तथा सूचनाएं साझा की जा सकती हैं। जो आपका G2E मॉडल है इसके अंतर्गत सरकार चाहे तो कर्मचारियों के लिए उसने जो नियम बनाए, जो विनियम बनाए या जो सूचनाएं हैं उनको वो साझा कर सकती है। अगला है आपका कर्मचारी अपने भुगतान तथा काम के रिकॉर्ड की जांच कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई सरकारी कंपनी, आपका सरकारी कर्मचारी है, अब उसको जो पेमेंट मिलना है और साथ ही उसने जो काम किया है वो चाहे तो उसके रिकॉर्ड की जांच भी कर सकता है किसके अंतर्गत, आपके गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय यानी G2E मॉडल के अंतर्गत। क्लियर है, आगे देखते हैं। जो आपका आखिरी मॉडल वो क्या है, सरकार से व्यवसाय यानी गवर्नमेंट टू बिजनेस। क्या है, सरकार से व्यवसायी तक। इससे क्या होता है, देखिए इस मॉडल के माध्यम से निजी क्षेत्र तथा सरकार के बीच संबंधों में क्या है, मजबूती आती है। बेसिकली इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है सरकार और निजी क्षेत्र के बीच से। ठीक, वे इस मॉडल के माध्यम से निम्नलिखित जानकारियां साझा करते हैं, जैसे करों की उगाही, जो आपके टैक्स लगते हैं तो वो इसी किस मॉडल के अंतर्गत आते हैं, वो आते हैं आपके G2B यानी सरकार से व्यवसायी मॉडल तक। पेटेंट की स्वीकृति या अस्वीकृति, मान लो कोई निजी क्षेत्र है उसने कोई पेटेंट बनाया और उस पेटेंट को स्वीकृति के लिए आवेदन देगा तो कैसे देगा, आपके G2B यानी सरकार से व्यवसायी मॉडल के ही अंतर्गत। अगला सभी प्रकार के बिलों तथा अर्थदंडों का भुगतान। कई बार क्या होता है कि जो सरकार है वो क्या करती है, वो निजी क्षेत्रों में कई प्रकार की पेनल्टियां लगा देती है। सो जो अर्थदंड यानी जो पेनल्टी लगाती है उसका भुगतान भी आपके G2B मॉडल के अंतर्गत होता है। ठीक है, इसी प्रकार बहुत से आपके व्यवसायों के बिल होते हैं तो वो बिल भी कहाँ क्लियर होते हैं, वो भी आपके सरकार से व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत ही क्लियर
होते हैं, है ना। जो निजी क्षेत्र के जो बिल हैं वो भी जब आप क्लियर करते हो तो वो भी आपके G2B मॉडल के अंतर्गत ही होते हैं। क्लियर है। आगे, सभी प्रकार की जानकारियां, नियमों तथा आंकड़ों को साझा किया जाना। जैसे आपके निजी क्षेत्र से संबंधित आपकी जो भी जानकारी है, आपके जो भी आंकड़े हैं, आपके जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं, तो उनको भी आपको बेसिकली G2B मॉडल के अंतर्गत ही साझा किया जाता है। अगला, शिकायतों तथा किसी प्रकार की असंतुष्टि को व्यक्त किया जा सकता है। जैसे मान लो निजी क्षेत्र में किसी को किसी प्रकार की शिकायत या कोई किसी प्रकार की असंतुष्टि है, तो उसको भी इस मॉडल के अंतर्गत व्यक्त किया जा सकता है। क्लियर हुआ। ये क्या थे? ये थे आपके ई गवर्नेंस के 4 मॉडल जो कि आपके द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने बताए थे। अच्छा, जो आपका सरकार से व्यवसाय संबंधी मॉडल था, मतलब आपका जो G2B मॉडल है, इससे संबंधित आपकी कुछ योजनाएं हैं, उनको हम एक बार देख लेते हैं। तो पहला है आपका स्विफ्ट। क्या है? स्विफ्ट। स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? स्विफ्ट का फुल फॉर्म है सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर ट्रेड। क्या है? सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर ट्रेड। ये क्या है? देखिए, कारोबार में आसानी या ईज ऑफ बिजनेस डूइंग, यानी ईज ऑफ बिजनेस संबंधी पहलों के भाग के रूप में उत्पादन तथा सीमा शुल्क केंद्रीय बोर्ड ने भारत में सीमाओं के आर पार व्यापार को आसान बनाने के लिए एकल खिड़की परियोजना के कार्यान्वयन का जिम्मा उठाया है। क्या हुआ है? देखिए, ईज ऑफ बिजनेस डूइंग आपको पता ही है कि कुछ साल पहले तक भारत की स्थिति अच्छी नहीं थी। तो जब आपकी नई सरकार आई तो उसने सबसे पहले क्या काम किया? उसने ईज ऑफ बिजनेस डूइंग में भारत को आगे बढ़ाने के लिए प्लानिंग चालू कर दी। तो बेसिकली ईज ऑफ बिजनेस डूइंग संबंधी आपकी जो पहले हैं उसी के एक भाग के रूप में क्या किया गया है? उसी के एक भाग के रूप में उत्पादन तथा आपका जो उत्पादन तथा सीमा शुल्क बोर्ड है, उत्पादन तथा सीमा शुल्क केंद्रीय बोर्ड, इसने भारत में सीमाओं के आर पार व्यापार को आसान बनाने के लिए क्या किया है? एक एकल खिड़की परियोजना का कार्यान्वयन किया है। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, भारत में जब आप अलग अलग राज्यों के बीच आपका इंटरस्टेट जब आपका व्यापार होता है, ट्रेड होता है, तो वहां पे कई तरह के क्या है आपको रूल्स और रेगुलेशन का फॉलो करना पड़ता है ना। बहुत सारे आपको नियमों और बहुत सारे लाइसेंस का आपको जरूरत पड़ती है, बहुत सारे परमिट्स लाइसेंस की आपको जरूरत पड़ती है ना। अलग अलग विभाग के अलग परमिट होने चाहिए आपके पास, तभी आप एक अलग राज्यों के बीच व्यापार कर सकते हो। सो बेसिकली आपके व्यापार को आसान बनाने के लिए क्या कर रहा है? आपके व्यापार को आसान बनाने के लिए उत्पादन एवं सीमा शुल्क केंद्रीय बोर्ड एक एकल खिड़की परियोजना का क्रियान्वयन कर रहा है, जिसके अंतर्गत क्या होगा? जिसके अंतर्गत सरकारी एजेंसियों के साथ इंटरफेस को कम करेगा, साथ ही समय तथा व्यवसाय पर आने वाली लागत को नियंत्रित करेगा। क्या मतलब हुआ? ये क्या करेगा बोर्ड? ये बोर्ड एक एकल खिड़की के माध्यम से क्या करेगा? कार्य करेगा। सो जो एकल खिड़की होती है उसका मतलब है कि आपको जो अलग अलग जगह पर चक्कर लगाने थे, आपको अलग अलग चीजों के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स बनवाने थे, वो आपका एक ही जगह पर बनके तैयार हो जाएगा, है ना। तो इससे क्या होगा? इससे आपका समय बचेगा, साथ ही इसमें आपका क्या होगा? आपकी जो व्यवसाय पे आपकी जो लागत आती है ना, आपके व्यापार करने पर आपकी जो कॉस्टिंग आती है, वो भी क्या होगी? वो भी कम होगी। क्यों? क्योंकि अब आपको अलग अलग जगह पर चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। अब आपके व्यापार से संबंधित जो भी सारे कार्य हैं वो सारे आपको एक ही जगह पर आपके हो जाएंगे। क्लियर है? ये था आपका स्विफ्ट। आगे नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है आपका कि ई गवर्नेंस का महत्व क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। बेसिकली आपकी जो महत्व है ये मैं आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। इसके बाद आपको ई गवर्नेंस के लाभ मैं अलग से बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि ई गवर्नेंस का महत्व क्या है, या ई गवर्नेंस का लोक प्रशासन पद्धतियों की संरचना पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, पहला उसका जो पॉइंट है, पहला महत्व वो है आपका प्रशासनिक विकास या सुधार। क्या है? प्रशासनिक विकास या सुधार। इसका क्या मतलब है? देखिए, प्रशासनिक सुधार प्रायः सरकारी संगठनों की कार्यविधियों, ब्यूरो और पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित करता है तथा इसका मूल उद्देश्य इन पद्धतियों की क्षमता को बढ़ाना होता है। क्या मतलब है? देखिए, किसी आपका जो प्रशासनिक सुधार है किसी भी कार्यालय में, आपका किसी विभाग में, तो बेसिकली आपका जो प्रशासनिक सुधार है वो आएगा कैसे? मैंने आपका जो प्रशासन है वो इंप्रूव कैसे करेगा? ठीक है, आपका प्रशासन तभी इंप्रूव कर सकता है कि जब आपकी जो सरकारी संगठन है वो क्या है, उनकी जो कार्य विधियां हैं या वो जिस तरह से कार्य करते हैं, है ना, वो उनकी जो मेथड्स हैं, वो जिस प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं, अगर उनकी कार्य विधियों में या कार्य प्रणालियों में हम इंप्रूवमेंट ला दें तो क्या होगा? आपका प्रशासनिक सुधार अपने आप ही हो जाएगा, है ना।
कि आपके जो भी सरकारी ऑफिसेज हैं उनकी जो कार्य पद्धतियां हैं अगर उनको हम इम्प्रूव कर दें, तो जैसे ही आपकी सरकारी ऑफिसों की कार्य पद्धतियों या आपकी उनकी जो कार्य विधियां हैं उनको इम्प्रूव करोगे तो अपने आप ही क्या आ जाएगा, अपने आप ही आपका प्रशासनिक सुधार हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ लिखी हुई है कि प्रशासनिक सुधार प्रयास क्या करता है, प्रशासनिक सुधार प्रयास सरकारी संगठनों की कार्यविधियों, ब्यूरो और पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित करता है तथा इसका मूल उद्देश्य क्या है, इसका मूल उद्देश्य इन पद्धतियों की क्षमता को बढ़ाना ही होता है। बेसिकली सरकार की क्या है, कार्य विधियों पद्धतियों की क्षमता को बढ़ा दो तो आपका क्या हो जाएगा, आपका प्रशासनिक सुधार हो जाएगा। सो सरकार की जो कार्य पद्धतियां, इनकी जो कार्य विधियां हैं, इनकी क्षमता को आप कैसे बढ़ाओगे, इनकी क्षमता को अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, आपको प्रयोग करना पड़ेगा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी ई गवर्नेंस का। ठीक है, यही चीज यहाँ लिखा हुआ है। इस संदर्भ में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का न केवल प्रयोग किया जा सकता है बल्कि प्रक्रिया को आगे प्रोत्साहन देने के लिए प्रयुक्त भी किया जा रहा है। क्या मतलब है कि अभी आपको क्या बताया कि आपको प्रशासन सुधार के लिए क्या करना पड़ेगा, सरकारी कार्यालयों की कार्य पद्धतियों, उनकी कार्य प्रणालियों को सुधार, उनमें दक्षता, उनमें इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा। सो ये इंप्रूवमेंट कैसे आएगा, ये इंप्रूवमेंट आएगा कि अगर आप सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना स्टार्ट कर देते हो तो आपके सरकारी कार्यालयों की जो कार्य पद्धतियां हैं, कार्य विधियां हैं, उनमें अपने आप ही सुधार हो जाएगा। जिससे क्या आ जाएगा, जिससे आ जाएगा आपका प्रशासनिक सुधार। ठीक, क्लियर हुआ। आगे देखते हैं, प्रशासनिक प्रक्रियाओं का स्वचालन। क्या है, प्रशासनिक प्रक्रियाओं का स्वचालन। इसका क्या मतलब है, देखिए, ई प्रशासित प्रणाली में न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। अब लगभग सभी विभाग कंप्यूटरीकृत हैं और नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। देखिए, जो आपका ई गवर्नेंस है, आपका जो ई प्रशासन है, उसमें क्या होगा, उसमें आपको जो आपका मानवीय हस्तक्षेप है यानी आपका जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है वो क्या होता है, वो कम से कम होता है, वो आपका मिनिमम होता है ना। आपको बहुत ज्यादा मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों, क्योंकि ई गवर्नेंस में आपका सिस्टम कहाँ चला जाता है, आपका सारा काम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चला जाता है। देखिए, ई प्रशासन प्रणाली में न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। अब लगभग सभी विभाग कंप्यूटरीकृत हैं और नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। आपके जितने भी सरकारी विभाग है सब क्या है, सबका कंप्यूटराइजेशन हो गया है, वो सभी नेटवर्क से जुड़े जा चुके हैं। ठीक, आगे विभागों ने अपने अपने विभागों की सूचना देने के लिए अलग अलग वेबसाइट प्रारंभ की है। ठीक है, जितने भी आपके ऑफिसेज हैं, सरकारी विभाग, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने अपने अपने विभागों की जो सूचना है उनको देने के लिए उन्होंने अपनी खुद की वेबसाइट प्रारंभ कर दी है। ठीक, आगे आईसीटी के फलस्वरूप फाइल संचलन ऑनलाइन हो गया है तथा साथ ही बजट निर्माण, लेखाकरण, आंकड़ों का प्रवाह आदि भी आसान हो गया है। क्या मतलब है, जब से आपने इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज करना प्रारंभ किया तब से क्या हो गया, आपका जो फाइल संचलन था यानी आपका जो फाइल मूवमेंट था, आपकी जो फाइल जाती थी सरकारी ऑफिसों में एक स्तर से दूसरे स्तर पर यानी एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी तक, वो क्या हो गई है, अब आपका जो फाइल संचलन काफी आसान हो गया है। क्यों, आपके आईसीटी के वजह से। ठीक है, क्योंकि अब आप क्या कर सकते हो, अब आपका जो फाइल मूवमेंट है वो ऑनलाइन हो गया है ना। आपका फाइल मूवमेंट अब ऑनलाइन हो जाता है। तो बेसिकली एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को ऑनलाइन फाइल ट्रांसफर इजिली कर देता है। साथ ही क्या है, साथ ही बजट निर्माण है ना, लेखाकरण, जो आपकी ऑडिटिंग है, आपका जो बजट बनता है उसकी, और जो आपकी ऑडिटिंग होती है, और आपका जो आंकड़ों का प्रवाह यानी आपका जो डेटा होता है उसका भी क्या है, उसका भी संचलन काफी आसान हो गया है। मानिए सब कुछ आप किस पे चले गए हो, सब कुछ आप ऑनलाइन मोड पे चले गए हो, है ना। बजट निर्माण के लिए आपको डेटा चाहिए, अब आपका जो ऑडिटिंग के लिए आपको जो भी आपकी प्रोसेस है सब क्या हो गई, ये सब आपकी अब काफी आसान हो गई। क्यों, क्योंकि अब आप आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने लगे हो। ठीक है, अच्छा, इससे होगा क्या, इससे सरकारी कार्यालयों की दक्षता में वृद्धि हुई है तथा अनावश्यक विलंब घटा है। इससे हुआ क्या कि जैसे आपने आईसीटी का प्रयोग करना प्रारंभ किया तो आपके जो सरकारी कार्यालय थे वो क्या हो गए, उनकी एफिशिएंसी में वृद्धि हो गई, उनकी दक्षता में वृद्धि हो गई। ठीक है, साथ ही आपका क्या हो गया, आपका जो अनावश्यक आपके डिलेज होते थे, आपके जो विलंब होता था किसी भी सरकारी काम को, आप सरकारी विभाग में आपका जो काम है उसको पूरा करने में पहले क्या लगता था, काफी समय लगता था, पर अब क्या है, अब आपका वो विलंब कम हो गया है, काफी कम हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कागजी कार्रवाई में कमी। क्या है, कागजी कार्रवाई में कमी। देखिए, जब आपका प्रशासन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चला जाएगा तो क्या होगा, सीधी बात है कि आपकी जो कागज का प्रयोग करने की जरूरत आपको कम पड़ेगी, है ना। पहले आप जो फाइल बनाते थे, अब क्या है, अब आप उसको टाइप कर सकते हैं एमएस वर्ड में। तो उससे अल्टीमेटली हो क्या रहा है, आपको कागज की कम जरूरत
पड़ रही है। इसको देख लेते हैं। कागजी कार्रवाई में कमी, बड़ी मात्रा में सूचना इलेक्ट्रॉनिक मार्ग से भेजी जा सकने और इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना का भंडारण होने से कागजी कार्य कम हो गया है। क्या मतलब है? पहले जब आपका आईसीटी नहीं आया था तो आप जो भी सूचना आपकी होती थी, जो भी इंफॉर्मेशन होती थी, सब क्या होती थी, सब एक तो आपका इलेक्ट्रॉनिक मार्ग से भेजी नहीं जा सकती थी, आपको डायरेक्ट कम्युनिकेट करनी पड़ती थी, फाइल के रूप में भेजना पड़ता था लिखकर। दूसरा, आपकी जो सूचना था, यानी आपकी सूचना जो फाइलों में लिखी जाती थी, उन फाइलों का भी आपको क्या भंडारण करना पड़ता था, है ना। क्या मतलब है कि आप पहले तो आप क्या है, जो भी सूचना वगैरह है, आपकी जो भी डेटा वगैरह इंफॉर्मेशन है, उसको पहले आप फाइल पे यानी कागज पे नोट करते थे, और जब आपकी वो फाइल बन जाती थी तो उनको क्या है, उनको आपको सुरक्षित रखने के लिए क्या है, उनका भंडारण भी करना पड़ता था। अब क्या हो गया है कि अब आपकी जो सूचना है वो अब इलेक्ट्रॉनिक मार्ग से भेजी जा सकती है। जैसे मान लो मेल कर दिया, कुछ भी मेल कर दिया अटैचमेंट के साथ, तो अब आपको जो आपका भेजे जा सकने वाला आपका जो माध्यम वो क्या हो गया है, वो हो गया है आपका इलेक्ट्रॉनिक, है ना। अब आप इलेक्ट्रॉनिक मार्ग से सूचनाओं को भेज सकते हो, साथ ही सूचना को आप इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेव भी कर सकते हो, मतलब अब आपकी सूचना आपके कंप्यूटर में सेव रहेगी। तो जब सब चीज आपके कंप्यूटर पे हो रहा है तो आपको फाइल बनानी पड़ी, कागज पे नहीं बनानी पड़ी। उससे क्या हो गया, उससे आपकी जो सरकारी फाइलें बनती थी बड़ी बड़ी मोटी मोटी, और उसके बाद उनको आपको भंडार गृह में सुरक्षित रखना पड़ता था, अब उसकी जरूरत नहीं होगी, नहीं रह गई, है ना। तो जब आपका फाइलें बनाने की जरूरत आपको नहीं हुई आपको मैन्युअली, तो उससे क्या हुआ, उससे आपका जो कागजी कार्य था वो क्या हो गया, वो आपका कम हो गया। क्यों? अब सब कुछ आप क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर रहे हो। क्लियर है? आगे देखते हैं। कार्यालय कार्य जैसे फाइल संचलन, नोटिंग आदि कंप्यूटरीकृत किए गए हैं, और प्रलेखन, रिपोर्ट, आंकड़ा संचय अब कंप्यूटर में रखे जाते हैं। मतलब आप आपके सरकारी कार्यों से लेकर आपकी जो भी सूचना, आपका जो भी डेटा है, आपकी जो भी रिपोर्ट्स है ना, आपके जो भी आंकड़े हो गए, जो भी आपके फाइल्स हो गए, ये सब कहाँ रखे जाते हैं, ये सब आपके कंप्यूटर में ही रखे जाते हैं। आगे, लेन प्रणाली के माध्यम से अंतर संबद्धता के कारण सूचना और फाइलों का स्थानांतरण ऑनलाइन हो गया है। हुआ क्या है कि अब आपके ऑफिस में क्या है, लेन है, सो आपके सिस्टम जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, नेटवर्क से, तो आप इसके वजह से क्या कर सकते हो, आप किसी प्रकार की सूचना, आप कोई भी आपका फाइल हो उसका आप बहुत इजीली ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हो, यानी उसका ऑनलाइन स्थानांतरण हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार फाइल संचलन और कागजों के भारी ढेर का उपयोग भंडारण कम हो गया है। ये वही बात है क्या है कि आपके कागज को आप जो प्रयोग करते थे अब उसकी मात्रा में काफी कमी हो गई है। क्यों? क्योंकि अब सारा काम आपका ऑनलाइन होने लगा है। क्लियर है? आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी सेवा की गुणवत्ता। देखिए, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी नागरिकों को अधिक उत्तरदायित्व, अनुक्रियाशीलता और संवेदनशीलता से सेवा वितरण में सरकार की मदद करती है। देखिए, जो आदर्श सरकार होती है उसका क्या कर्तव्य, वैसे क्या ड्यूटी है कि वो जो आपने नागरिकों को सेवा प्रदान कर रही है उसमें वो कैसे करनी चाहिए, उसको अधिक उत्तरदायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, साथ ही अनुक्रियाशीलता यानी रिस्पॉन्सिव बन के, और साथ ही आपका क्या है, संवेदनशीलता के साथ, यानी नागरिकों के साथ नागरिकों के प्रति संवेदनशील होते हुए सरकार को वो सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए नागरिकों को। ठीक है, सो इस केस में जो आपका सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वो क्या कर रहा है, आपका जो आईसीटी है वो सरकार को मदद कर रहा है किसमें, कि वो नागरिकों को अधिक उत्तरदायित्व, अधिक अनुक्रियाशीलता और अधिक संवेदनशीलता के साथ सेवा वितरण को संभव बनाए, है ना। तो समझ में आपको ये क्या आपका सेवा की गुणवत्ता, कि सूचना व संचार प्रौद्योगिकी नागरिकों को अधिक उत्तरदायित्व, अनुक्रियाशीलता और संवेदनशीलता से सेवा वितरण में सरकार की मदद करती है ना। सरकार आईसीटी का प्रयोग से नागरिकों को जो सेवाएं दे रही हैं वो अब अधिक उत्तरदायित्व, अधिक अनुक्रियाशीलता और अधिक संवेदनशीलता के साथ प्रोवाइड करा सकती है। इससे सेवाओं की गुणवत्ता सुधरती है, जिससे लोग सेवाएं दक्षता पूर्वक और तत्काल प्राप्त कर सकते हैं। तो बेसिकली सरकार जब आईसीटी का प्रयोग करेगी तो क्या होगा, वो जो सेवाएं प्रदान कर रही है उसमें क्या होगा, सेवा प्रदान करने की जो गुणवत्ता सुधर जाएगी, है ना। और जब आपकी सेवाओं की गुणवत्ता सुधरेगी तो क्या होगा, लोग उन सेवाओं को क्या है, दक्षता पूर्वक और आसानी से प्राप्त कर लेंगे, लोग भी उन सेवाओं का इस्तेमाल बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो क्लियर हुआ आपका कि सेवा की गुणवत्ता का मतलब क्या होता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पदानुक्रम का उन्मूलन। क्या है? पदानुक्रम का उन्मूलन। देखिए, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी ने संगठन में पदानुक्रम द्वारा उत्पन्न कार्यविधि विलंबन को कम किया है।
इंटरनेट प्रणाली द्वारा एक ही समय में संगठन में विभिन्न स्तरों पर सूचना और आंकड़ों को भेजना संभव हो गया है। ठीक है, कंप्यूटरीकरण और संचार के तरीकों ने दक्षता और निर्णय करने में सभी स्तरों पर सहभागिता बढ़ाई है। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने संगठन में पदानुक्रम द्वारा उत्पन्न कार्यविधि विलंबन को कम किया है। इसका क्या मतलब है? देखिए, आज से अगर हम 10-15 साल पहले की बात करें तो मान लो आपको जैसे किसी सरकारी कार्यालय में आपको कोई काम है ना, आपको कोई फाइल पहुंचानी है, आगे बढ़ानी है, तो क्या होगा? आपकी फाइल सबसे पहले किसके पास जाएगी? आपकी फाइल जाएगी सबसे पहले एक क्लर्क के पास, है ना। आपका कोई भी काम, जैसे मान लीजिए आपका कोई काम था, आपका कोई टेंडर था, उससे रिलेटेड आपकी फाइल आपकी सरकारी कार्यालय में है। सो आपको क्या होगा? सबसे पहले आपकी फाइल किसके पास आएगी? सबसे पहले फाइल आएगी आपकी एक वहां पर क्लर्क के पास। उसके बाद क्या करोगे? आपको क्लर्क को आपको क्या रिश्वत देनी पड़ेगी, सामान्यतः, हर केस में नहीं, ऐसा होता है। तो जब आप क्लर्क को रिश्वत दोगे तब वो उस फाइल को उससे अगले स्तर पे यानी अपने से सीनियर ऑफिसर के पास पहुंचाएगा। तो जब आपके सीनियर ऑफिसर के पास फाइल पहुंचेगी तब आपको फिर उसको भी क्या करोगे? उसको भी रिश्वत दोगे ताकि वो उस फाइल को अपने से ऊपर वाले स्तर तक पहुंचा दे। तो ऐसे करते करते आपको हर स्तर पे क्या हो रहा है? हर स्तर पे आपको एक तो रिश्वत देनी पड़ रही है, साथ ही आपका फाइल भी एक एक करके एक एक स्तर ऊपर उठ रही है ना, ऊपर जा रही है। सो इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में आपको बहुत डिले हो रहा है, आपका विलंब बहुत ज्यादा हो रहा है। अब क्या हो गया है? अब आपका जो सूचना संचार प्रौद्योगिकी उसने क्या कर दिया है? उसने बेसिकली आपके संगठन में जो आपके पदानुक्रम था, यानी आपकी जो हायरार्की थी, जैसे पहला छोटा अधिकारी, फिर उससे बड़ा, सबसे पहले छोटा अधिकारी, फिर उससे बड़ा अधिकारी, फिर उससे बड़ा अधिकारी, है ना, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा अधिकारी, फिर उससे भी बड़ा अधिकारी। तो आप सरकारी में कार्यालय में क्या होता था? आपके कुछ इस तरह से आपके पदानुक्रम बन जाते थे और आपकी फाइल छोटे से अधिकारी से लेके आपके जो टॉप मोस्ट ऑफिसर है वहां तक पहुंचती थी और उसके बाद ही आपकी फाइल पे कोई फैसला हो पाता था। सो इस पूरी प्रोसेस में क्या हो रहा था? इस पूरी प्रोसेस में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था क्योंकि एक एक स्तर से आपकी फाइल ऊपर आगे बढ़ रही थी, साथ ही आपको हो सकता है रिश्वत भी देनी पड़े। सो अब क्या हुआ? अब आपका जो सूचना संचार प्रौद्योगिकी है उसने क्या कर दिया? उसने पदानुक्रम द्वारा उत्पन्न कार्यविधि विलंबन को कम कर दिया है। बेसिकली क्या कर दिया है कि उसने ये जो पदानुक्रम है इसको ही क्या है? इसको ही समाप्त कर दिया है। क्यों? कि अब आप क्या कर सकते हो? आप इंटरनेट प्रणाली द्वारा एक ही समय में आपके जो संगठन में अलग अलग स्तर हैं, आपके जो अलग अलग पोस्ट हैं, वहां पर आप सूचना और आंकड़ों को एक साथ भेज सकते हो। मतलब जैसे अब क्या होगा? आपकी जो फाइल है वो हो सकता है एक साथ आपके सभी स्तरों के अधिकारियों के पास पहुंच जाए, है ना। तो जैसे ही फाइल आपकी एक साथ सभी स्तरों के अधिकारियों में पहुंचेगी तो उससे क्या हो गया? आपका जो काम करने में आपको जो विलंब हो रहा था, आपका जो टाइम डिले हो रहा था, वो अब नहीं होगा। ठीक है, तो समझ में आया क्या है कि इंटरनेट प्रणाली द्वारा एक ही समय में संगठन में विभिन्न स्तरों पर सूचना और आंकड़ों को भेजना संभव हो गया है। ठीक है, कंप्यूटरीकरण और संचार के तरीकों ने दक्षता और निर्णय करने के सभी स्तरों पर सहभागिता बढ़ाई है। क्या मतलब है इसका? कि आपका जो कंप्यूटरीकरण और संचार के तरीके इसने क्या कर दिया है? इसने सभी स्तरों पर दक्षता और निर्णय लेने में क्या सहभागिता को बढ़ा दिया है। क्या मतलब हुआ इसका? पहला तो क्या किया इसने आपके कार्य करने के तरीके की क्या बढ़ा दी? दक्षता को बढ़ा दिया। प्लस जो आपको निर्णय होता है उसमें भी क्या है? उसमें भी आपके सभी स्तरों पर क्या है? सहभागिता बढ़ा दी है। क्या मतलब हुआ इसका? कि पहले आपका बेसिकली आपकी जो डिसीजन मेकिंग होती थी उसमें आपके जो उच्च स्तर थे उनका ही ज्यादा प्रभाव रहता था, पर आईसीटी के प्रयोग से क्या हो गया है? अब आपकी जो डिसीजन मेकिंग होती है उसमें आपके जितने भी स्तर हैं उन सबकी सहभागिता यानी उन सबका पार्टिसिपेशन पहले से ज्यादा बढ़ चुका है। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रशासनिक संस्कृति में परिवर्तन। क्या है? प्रशासनिक संस्कृति में परिवर्तन। इसका क्या मतलब है? देखिए, ई गवर्नेंस द्वारा प्रशासनिक संस्कृति में उत्तरदायित्व, खुलापन, निष्ठा, समानता, जवाबदेही, न्याय के मूल्यों को प्रोत्साहन मिला है जिससे प्रशासन दक्ष और अनुक्रियाशील बना है। क्या मतलब है? देखिए, जो ई गवर्नेंस है, ई गवर्नेंस का जो मूल कॉन्सेप्ट है उसमें क्या था कि आपकी सरकार कैसी होगी? आपकी सरकार ईमानदार होगी। सो आपकी सरकार जब ईमानदार होए तो उसके लिए, ईमानदार बनने के लिए क्या है? बहुत सारे गुण होने चाहिए, उसमें बहुत सारी क्वालिटी होनी चाहिए ताकि भ्रष्टाचार ना हो। तो क्या होगा? ई गवर्नेंस द्वारा आपकी जो प्रशासनिक संस्कृति यानी आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर है उसमें आपको आपके जो मोरल वैल्यूज है यानी आपके जो नैतिक गुण है उनको आपको समावेश करना पड़ेगा। जैसे कि क्या हो गया?
ई गवर्नेंस द्वारा प्रशासनिक संस्कृति में क्या हो रहा है, उत्तरदायित्व यानी अकाउंटेबिलिटी, खुलापन यानी ओपननेस, निष्ठा, समानता, इक्विटी और जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी, और साथ ही न्याय यानी जस्टिस के मूल्यों को क्या मिल रहा है, उनके इन मूल्यों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, जिससे आपका जो प्रशासन वो क्या बन गया, वो बन गया आपका दक्ष और अनुक्रियाशील। क्योंकि जैसे ये सारे गुण किसी प्रशासनिक संस्कृति में आएंगे, आपका जो प्रशासन वो अपने आप कैसा हो जाएगा, अपने आप ही एफिशिएंट हो जाएगा और अनुक्रियाशील हो जाएगा, है ना। क्योंकि जब तक प्रशासन दक्ष और अनुक्रियाशील नहीं होगा तो वो इन मूल्यों के साथ सही ढंग से उनको इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाएगा, है ना। ये मूल्य अगर आपकी कार्यप्रणाली में आ गए तो उसका मतलब है कि आपका जो प्रशासन कैसा हो गया, वो आपका दक्ष और अनुक्रियाशील हो गया। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है आपका पारदर्शिता। देखिए, वेब पर सूचना के प्रसार और प्रकाशन द्वारा सूचना आसानी से उपलब्ध होती है और इसी से यह प्रशासन प्रणाली को सार्वजनिक रूप से जवाबदेह बनाती है। क्या मतलब है, देखिए, जो सरकार होगी वो जवाबदेह कब बनेगी, वो अपने लोगों के प्रति जवाबदेह कब बनेगी, कि जब सरकार की जो सूचना है वो लोगों तक पहुंचे, है ना। जब लोगों को पता ही नहीं होगा सरकार क्या कर रही है तो वो सरकार उनके प्रति जवाबदेह हो सकती है, नहीं हो सकती। तो हो क्या रहा है कि अब आपका जो वेब है उस पर क्या है, इंटरनेट पे आपका क्या है, सूचनाओं का यानी इंफॉर्मेशन का प्रसार इजीली हो रहा है, जिससे आपके जो नागरिक हैं उनको क्या है, उनको आसानी से सूचना उपलब्ध होती है। सो जब नागरिकों को सूचना उपलब्ध होगी, नागरिक कैसे हो जाएंगे, नागरिक हो जाएंगे जागरूक, अवेयर। सो जैसे ही नागरिक आपके अवेयर होंगे, वो क्या कर सकते हैं, वो सरकार के किसी भी गलत काम की आलोचना कर सकते हैं। सो बेसिकली होगा क्या, ये चीज प्रशासन को क्या बना देगी, ये प्रशासन को सार्वजनिक रूप से जवाबदेह यानी अकाउंटेबल बना देगी, है ना। सो हो क्या रहा है, वेब से सूचना का निर्बाध प्रवाह होता है, जिससे बिना किसी भेदभाव के सामान्य रूप से प्राप्त किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हो गया कि सरकार की जो भी सूचनाएं थी वो क्या हो गई, वो सब अब आपके पब्लिक डोमेन में आने लगी है। मतलब वेब से सूचना का निर्बाध प्रवाह स्टार्ट हो गया है। सो जैसे ही आपकी सारी सूचना पब्लिक डोमेन में आ जाएंगी, आपका सिस्टम कैसा हो जाएगा, आपका सिस्टम हो जाएगा ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी, है ना। क्यों, क्योंकि अब ऐसी कोई भी सूचना नहीं है जो आपसे छुपी हुई हो। सो बेसिकली क्या हो गया, सब कुछ पारदर्शी हो गया, आप इजीली सरकार से संबंधित सूचनाओं को देख सकते हो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है आपका आर्थिक विकास। इसमें क्या है, देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में बाजारों, कृषि उत्पादों, स्वास्थ्य, शिक्षा, मौसम आदि के बारे में सूचना के अभाव के कारण मुश्किलें उठानी पड़ती हैं। क्या है, जो आपके ग्रामीण क्षेत्र में लोग हैं उनको क्या है, उनको बाजार से संबंधित, है ना, उनको कृषि उत्पाद से संबंधित, या आपको मौसम से संबंधित हो गया, आपके स्वास्थ्य से संबंधित हो गया, या शिक्षा से संबंधित जो जानकारी है उनका क्या है, प्राय उनके पास अभाव होता है। और सूचना के अभाव में क्या है, उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सो अगर ये मान लो ये सूचनाएं कैसी हो जाएं, ये सूचनाएं उनके पास ऑनलाइन ही उपलब्ध हो जाएं, तो क्या होगा, तो उन्हें बेहतर और अधिक जानकारी मिल सकती है। भाई जब गांव के लोगों को ऑनलाइन माध्यम से ही बाजारों के बारे में, कृषि उत्पादों के बारे में, स्वास्थ्य, शिक्षा, मौसम के बारे में सूचना मिलने लगेगी, तो क्या होगा, वो क्या होगी, उनको बहुत बेहतर तरीके से और अधिक जानकारी मिलना संभव हो जाएगी। और इससे क्या होगा, इससे इन क्षेत्रों में समृद्धि आ सकती है। जैसे मान लो कोई किसान है, अब उसको उसके मोबाइल पे ही मौसम से संबंधित सूचना मिलने लगी कि भाई बरसात किस किस समय हो सकती है, साथ ही ये भी जानकारी मिलने लगी क्या उस किसान की मृदा में किन किन पोषक तत्वों की कमी है। तो उस किसान क्या करेगा, किसान आसानी से क्या कर सकेगा, उस सूचना के अकॉर्डिंग अपनी खेती या कृषि करेगा, जिससे क्या होगा, जिससे उसको कृषि में फायदा होगा। सो बेसिकली जब ये सूचनाएं लोगों तक पहुंचेगी ग्रामीण क्षेत्रों में, तो क्या होगा, उनको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिलेगी, जिससे क्या होगा, जिससे वो अपने अपने कार्यों में क्या है, प्रगति करेंगे, जिससे ओवरऑल क्या होगा, इन क्षेत्रों में आपकी समृद्धि आ जाएगी। क्लियर हुआ कि आर्थिक विकास आपका कैसे होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है आपका सामाजिक विकास। देखिए, सूचना की उपलब्धता नागरिकों को सशक्त करती है। जागरूक नागरिक वर्ग वेब द्वारा सामाजिक विकास में भाग ले सकते हैं और अपनी समस्याओं पर आवाज उठा सकते हैं। क्या कर रही है, देखिए मैंने आपको बताया था कि आदमी जागरूक कब बनेगा, जब उसके पास सूचना होगी। और इसमें वेब ई गवर्नेंस में क्या हो रहा है कि नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराई जा रही है। सो जो सूचना की उपलब्धता है वो क्या कर रही है, वो नागरिकों को सशक्त करती है, यानी नागरिकों को जागरूक बनाती है।
और जो जागरूक नागरिक है वो क्या कर सकता है, वो वेब द्वारा, किसके द्वारा, वो वेब द्वारा सामाजिक विकास में भाग ले सकता है। इसका मतलब क्या है कि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी आपके जो सोशल डेवलपमेंट है, आपका जो सामाजिक विकास है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है ना। क्यों, कैसे करेगा कि बहुत से आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें वो सरकार से इंटरेक्ट कर सकता है ना, सरकार को सजेशन दे सकता है या सरकार के किसी काम का परीक्षण कर सकता है। सो अल्टीमेटली क्या कर रहा है वो वेब द्वारा आपके सामाजिक विकास में भाग ले रहा है और अपनी समस्याओं पर आवाज उठा सकता है। साथ ही उसकी जो समस्याएं होंगी उसको भी क्या कर सकता है, उस पर भी वो आवाज इजीली उठा लेगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, आगे, वेब समर्थित सहभागिता हमारे सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले भेदभाव मूलक कारकों का सामना कर सकती है। इसका क्या मतलब है, देखिए हमारा देश कैसा है, हमारा देश अलग अलग धर्मों जातियों में बटा हुआ है। तो अभी भी भारत में अलग अलग धर्मों और जातियों के बीच क्या है, बहुत से धर्मों जातियों के बीच आपस में क्या रहता है, एक तरह से वैमनस्य का भाव रहता है, जिस वजह से अगर भौतिक रूप से काम करना पड़े तो ये जातियों, ये धर्म एक साथ काम करने के लिए एक साथ नहीं आते। पर ये जो चीजें है, ये जो व्यवहार है, ये आपका वेब समर्थित के आपका जो वेब है उस पर खत्म हो जाता है। क्योंकि जब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाते हो तो उसके बाद कोई मैटर नहीं करता कि आप किस धर्म के हो, किस जाति के हो, हर कोई वेब पर क्या है, आपका सहभागिता कर सकता है। तो ये चीज आपकी है कि वेब समर्थित जो आपकी सहभागिता वो क्या करती है, वो हमारे सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले भेदभाव जो मूलक हैं, भेदभाव मूलक कारक, उनका सामना इजिली कर सकती है। क्योंकि वेब पर यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर सभी धर्म, सभी जातियों के लोग क्या कर सकते हैं, सहभागिता कर सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद देख लेते हैं कि आपके ई गवर्नेंस के क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या फायदे हैं। देखिए, ई गवर्नेंस के माध्यम से नागरिकों को सरकारी सेवाओं की बेहतर आपूर्ति सुनिश्चित हुई है। क्या हुई है, ई गवर्नेंस के माध्यम से जो नागरिक हैं वो सरकारी सेवाओं तक आसानी से पहुंच सकते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया कि आपको बिजली का बिल जमा करना है तो आपको अलग से बिजली घर जाने की जरूरत नहीं है, आप इजीली ऑनलाइन बिल जमा कर सकते हो। ठीक है, आगे, ई गवर्नेंस के कारण शासन में भ्रष्टाचार में कमी आई है। क्या आई है, शासन में भ्रष्टाचार में कमी आई है तथा पारदर्शिता, जवाबदेहिता, अनुक्रियाशीलता और संवेदनशीलता जैसे गुणों को बढ़ावा मिला है। ठीक है, जो जैसे आपका ई गवर्नेंस आएगा तो क्या कर देगा, वो आपके भ्रष्टाचार को कम कर देगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो मानवीय हस्तक्षेप है वो क्या हो जाएगा, वो आपका कम हो जाएगा। तो जहां पे आपका मानवीय हस्तक्षेप कम होगा तो बेसिकली वहां पे क्या होगा, वहां पे भ्रष्टाचार की भी कमी हो जाएगी। ठीक है, साथ ही क्या होगा, आपके जो नैतिक गुण थे जैसे पारदर्शिता हो गया, जवाबदेहिता हो गया, अनुक्रियाशीलता हो गया, है ना, इन गुणों को भी क्या मिल रहा है, इन गुणों को भी बढ़ावा मिल रहा है। आगे देखते हैं, सरकार की वैधता में वृद्धि हुई है। क्या मतलब है, जो सरकार की वैधता है उसमें भी वृद्धि हुई है। इसे कैसे समझेंगे, देखिए हम अगर सरकारी सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं सरकारी ऐप पर जाके, तो इसका मतलब क्या है, एक तरह से हम सरकार की वैधता में क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम खुद सरकारी ऐप्स पर जाके, सरकारी वेबसाइट पर जाके अपनी सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। तो बेसिकली एक तरह से जनता ने क्या कर दी है, सरकार की वैधता पर मोहर लगा दी है। ठीक है, अगला, ई गवर्नेंस के प्रशासनिक कार्य एवं सेवाओं की दक्षता एवं गुणवत्ता में सुधार हुआ है। क्या है, ई गवर्नेंस से प्रशासनिक कार्य एवं सेवाओं की दक्षता एवं गुणवत्ता में सुधार हुआ है। क्योंकि जैसे हमने ई गवर्नेंस को अपनाया, क्या हो गया, आपके जो प्रशासनिक कार्य थे और आपके प्रशासन द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जा रही थी उनकी दक्षता कैसे हो गई, उनकी दक्षता बढ़ गई, प्लस उनकी गुणवत्ता में भी काफी सुधार हो गया। आगे देखते हैं, देखिए ई गवर्नेंस के माध्यम से सरकार को सारे आंकड़े आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं तथा सरकारें विभिन्न योजनाएं और नीतियां बनाने के दौरान इन आंकड़ों का विश्लेषण कर बेहतर निर्णय ले सकती है। देखिए क्या हुआ कि ई गवर्नेंस के माध्यम से क्या हुआ कि जैसे ही आपने इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज करना प्रारंभ किया तो क्या हो गया, सरकार को नागरिकों से संबंधित बहुत बड़ी मात्रा में आंकड़े मिलना स्टार्ट हो गए। सो सरकार के पास जितने ज्यादा आंकड़े होंगे, नागरिकों से संबंधित सरकार के पास जितने ज्यादा आंकड़े होंगे तो उससे क्या होगा, सरकार मान लीजिए भविष्य में जो भी योजना बनाएगी या जो भी नीतियां बनाएगी तो उन नीतियों योजनाओं को बनाने के दौरान वो उन आंकड़ों का क्या कर सकती है, उन आंकड़ों का प्रयोग कर सकती है, यानी उन आंकड़ों का वो विश्लेषण कर सकती है जिससे वो ये समझ सकती है कि जनता क्या चाहती है। और अगर सरकार को ये पता चल जाए जनता क्या चाहती है तो सरकार उसी के अनुरूप क्या है, नीतियां और योजनाओं को बना सकती है। क्लियर है।
नेक्स्ट है आपका ई प्रशासन से जनता और सरकार के मध्य स्वस्थ एवं पारदर्शी संवाद को मजबूत बनाया जा सकता है। क्या होगा कि देखिए ई प्रशासन की वजह से क्या हो पा रहा है, ई प्रशासन की वजह से हम डायरेक्ट सरकार से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। तो उससे क्या होगा, इससे आपका जो सरकार और जनता है उसके मध्य आपका जो संवाद है वो कैसा होगा, वो आपका एक तो पारदर्शी होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, प्लस वो आपका मजबूत भी बन जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए ई गवर्नेंस से व्यवसायों एवं नए अवसरों का सृजन हुआ है। देखिए ई गवर्नेंस के कारण आपके बहुत से नए नए व्यवसाय और नए नए अवसर भी पैदा हुए हैं। ठीक है, इससे सपाट संगठनात्मक संरचना को बढ़ावा मिला है। क्या मिला है, सपाट संगठनात्मक संरचना। अभी मैंने आपको बताया था कि क्या कर रहा था, ये पदानुक्रम का उन्मूलन कर रहा था। मतलब इसने अलग अलग जो पदानुक्रम थे उनका क्या कर दिया था, उनका उन्मूलन कर दिया था। और इसने कैसी संरचना बना दी, इसने एक फ्लैट संरचना बना दी जिसमें सभी स्तर एक ही लेवल पे थे। तो ये क्या कर दिया, इसने सपाट संगठनात्मक संरचना को क्या कर दिया, प्रमोट कर दिया। बेसिकली कैसे कि जो आपके अलग अलग स्तर बने हुए थे उनका क्या कर दिया, उनका उन्मूलन कर दिया और सभी स्तरों को क्या है, एक ही लेवल पर ले आया। क्लियर है, आगे देखते हैं। नागरिकों और व्यापारियों के लिए व्यापक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। ये आप जानते ही हैं कि जो नागरिक और जो व्यापारी हैं उनके लिए क्या है, एक तो C2G मॉडल और G2C मॉडल और G2B मॉडल के अंतर्गत बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इसके अलावा प्रशासनिक प्रक्रिया में लाल फीताशाही और कागजी कार्रवाइयों की क्या है, में कटौती हुई है। एक तो क्या हो गया, आपका जो लाल फीताशाही था, आपका भ्रष्टाचार था, वो आपका कम हो गया। दूसरा क्या हो गया, दूसरा आपकी जो कागजी कार्रवाई थी उसमें भी क्या है, उसमें भी आपकी कमी आ गई। ठीक, आगे सूचना तक पहुंच के माध्यम से क्या है, जनता का सशक्तिकरण हुआ है। ये मैंने आपको बताया था कि जनता का सशक्तिकरण कब होगा, जब जनता के पास सूचना पहुंचेगी। ठीक है, स्वशासन प्रक्रिया में व्यापक नागरिक भागीदारी सुनिश्चित हुई है। ये कैसे होगा, देखिए जब आदमी जागरूक हो जाएगा और क्या होगा, वो आईसीटी की वजह से क्या है, गवर्नमेंट से डायरेक्ट इंटरेक्ट भी कर पाएगा। तो आपका ई प्रशासन में क्या हो रहा है, आप गवर्नमेंट के साथ प्रत्यक्ष संवाद स्थापित कर पा रहे हो। तो जब आप गवर्नमेंट के साथ प्रत्यक्ष संवाद स्थापित करोगे तो उसका मतलब है कि आपकी जो सुशासन प्रक्रिया है उसमें क्या होगी, उसमें आपकी भागीदारी भी बढ़ जाएगी। क्लियर है, आगे देखते हैं। लोक प्राधिकारियों और नागरिक समाज के संबंधों में सुधार हुआ है। इसका क्या मतलब है, देखिए आपकी जो सरकारी ऑफिसर्स हैं और आपका जो नागरिक समाज है, क्या उनके बीच में एक तरह से बहुत अच्छे संबंध नहीं होते थे, है ना, क्योंकि अधिकारियों में एक एलिट क्लास का भाव रहता था, जिसकी वजह से वो नागरिकों से बहुत बेहतर संबंध नहीं बनाते थे, है ना, वो थोड़े रिजर्व से रहते थे। पर हुआ क्या, ई गवर्नेंस के माध्यम से क्या हो गया, अब आपका जो लोक प्राधिकारी हैं और जो नागरिक हैं उनके संबंध भी कैसे हो रहे हैं, उनके संबंध भी सुधर रहे हैं। क्यों, क्योंकि अब आप डायरेक्ट इंटरेक्ट कर पा रहे हो। क्लियर है, आगे देखते हैं। सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच बेहतर नियोजन एवं समन्वय संभव हुआ है। देखिए जो आपका शासन है उसके भी क्या है, आपके शासन में भी अलग अलग स्तर हो सकते हैं। सो बेसिकली जब आप आईसीटी का प्रयोग करोगे तो आपके शासन के जो अलग अलग स्तर है उनके बीच भी क्या होगा, उनके बीच भी एक तरह से आप बेहतर प्लानिंग कर सकते हो, बेहतर नियोजन कर सकते हो, साथ ही आपका कोऑर्डिनेशन यानी आपका समन्वय भी बेहतर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि ई शासन में क्या क्या चुनौतियां हैं, मतलब ई शासन को डेवलप करने में हमारे सामने क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं। देखिए सबसे पहली जो चुनौती है वो है आपका परिवेश संबंधी और सामाजिक चुनौतियां। इसमें क्या क्या आता है, पहला इसमें आता है कि ई शासन एप्लीकेशन अंग्रेजी भाषा में लिखे गए होते हैं जो कई लोगों के लिए सुबोध नहीं होते। देखिए भारत की 70% से ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ रहती है, गांव में रहती है, और गांव में अधिकतर लोगों को अंग्रेजी नहीं आती, चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो या साउथ इंडिया हो, उनको वहां की प्रादेशिक भाषा ही आती है। पर आपका जो ई शासन एप्लीकेशन है वो अधिकतर किसमें लिखे जा रहे हैं, वो लिखे जा रहे हैं अधिकतर आपके अंग्रेजी भाषा में, जो आपकी जनसंख्या के अधिकतर भाग को पता ही नहीं है। तो बेसिकली क्या हो गया कि आपने जो ई शासन लाए तो बेसिकली जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग उसका प्रयोग कर ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि उन्हें अंग्रेजी आती ही नहीं है। इसी प्रकार भारत का साक्षरता स्तर क्या है, अभी भी निम्न है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाया है, और यहां तक कि अधिकांश साक्षर लोगों को सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के संदर्भ में पता नहीं होता। इसका क्या मतलब है, देखिए एक तो अभी भारत पूर्ण रूप से साक्षर नहीं हो पाया है ना, अभी भी काफी लोग क्या है यहाँ पे साक्षर नहीं है, अशिक्षित है। सो
एक जो लोग साक्षर ही नहीं है वो तो प्रयोग कर ही नहीं सकते। दूसरा जो लोग पढ़ भी गए हैं, जो लोग पढ़े लिखे भी हुए हैं, जो लोग पढ़े लिखे भी हैं, जो लोग साक्षर हैं, वो भी क्या है, वो भी बेसिकली सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में बहुत सही प्रकार से नहीं जानते। वो भी आपकी जो सूचना प्रौद्योगिकी एप्लीकेशन है उनका सही से उपयोग नहीं कर सकते पढ़े लिखे होने के बावजूद। ठीक है, आगे ई शासन एप्लीकेशन के उपयोगकर्ता प्राय क्या होते हैं, गैर विशेषज्ञ होते हैं, जो सही तरीके से एप्लीकेशनों का उपयोग करने में सक्षम नहीं होते। ये एक्चुअली यही चीज लिखी हुई है क्या, कि जो ई शासन एप्लीकेशन उसका प्रयोग कौन कर रहा है, ई शासन के एप्लीकेशन का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, और हम लोग क्या है, हम लोग गैर विशेषज्ञ, हम लोग एक्सपर्ट नहीं है, जिस वजह से हम लोग क्या करते हैं, जिस वजह से हम लोग सही तरीके से एप्लीकेशनों का उपयोग नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग एक्सपर्ट नहीं है, हम लोग गैर विशेषज्ञ। क्लियर, आगे देखते हैं डिजिटल विभाजन। देखिए डिजिटल विभाजन क्या होता है, यह सूचना प्रौद्योगिकी तक पहुंच रखने वाले और ऐसी पहुंच नहीं रखने वाले लोगों, समुदायों और व्यापारों के बीच विद्यमान विभाजन है। क्या है, एक तरह से आपके दो पार्ट हैं, आपकी सोसाइटी में दो पार्ट हैं। एक तरफ तो ऐसे लोग हैं जो क्या कर सकते हैं, जो आपके सूचना प्रौद्योगिकी तक जिनकी पहुंच है, ठीक है, चाहे लोग हो, समुदाय या व्यापार हो। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिनकी इन संसाधनों तक पहुंच नहीं है। ठीक है, जैसे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग ई सरकार और अन्य ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए स्वयं कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन का व्यय नहीं उठा सकते। लोगों के बीच जागरूकता की कमी के कारण भी डिजिटल विभाजन हो सकता है। क्या मतलब हुआ, देखिए एक तरफ तो वो लोग हैं जिनके पास पैसा है, जो पढ़ लिख गए, सो वो क्या करेंगे, वो आपके ई गवर्नेंस का प्रयोग कर लेंगे। पर एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसके पास क्या है, जिसके पास पैसा ही नहीं है ना, जिसके पास कंप्यूटर खरीदने और आपको इंटरनेट कनेक्शन लेने का पैसा ही नहीं है। भले ही उनको नॉलेज है, उसके बावजूद भी अगर उनके पास पैसा नहीं है तो वो ना तो कंप्यूटर ले सकते हैं, ना ही इंटरनेट कनेक्शन ले सकते हैं। और जब तक आपके पास कंप्यूटर या इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा तब तक आप ई गवर्नेंस के अनुप्रयोगों का प्रयोग नहीं कर सकते, है ना, ई गवर्नेंस का फायदा आप नहीं उठा सकते। सो बेसिकली हो क्या रहा है, ये आपके समाज में एक तरह से डिजिटल डिवाइड पैदा कर रहा है, यानी डिजिटल विभाजन हो गया है, जहां कुछ लोगों के पास तो सुविधा है आपके ई गवर्नेंस तक पहुंचने की, और बहुत बड़े वर्ग के पास ऐसी सुविधा नहीं है। क्यों, क्योंकि वो उससे संबंधित जो भी आपके जरूरी उपकरण है वो उनको खरीद ही नहीं सकते। ठीक है, इसके अलावा कई बार क्या होता है, लोग अवेयर भी नहीं होते, जिसकी वजह से भी आपका डिजिटल विभाजन हो जाता है। आगे, कागज आधारित प्रणाली से वेब आधारित प्रणाली में परिवर्तित होने का प्रतिरोध हो सकता है। देखिए जो ओल्ड जनरेशन है, मतलब जो पहले से, जैसे हमारे जो पेरेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके टाइम में कंप्यूटर नहीं आया था, तो बेसिकली उनको आदत क्या है, उनको अभी भी पुराने तरीके से काम करने की आदत है। पर हो क्या रहा है, धीरे धीरे अब हम वेब आधारित प्रणाली पर शिफ्ट हो रहे हैं। तो इस केस में क्या हो सकता है, इस केस में उन लोगों द्वारा इस वेब आधारित प्रणाली को अपनाने के प्रति प्रतिरोध हो सकता है। मतलब उन लोगों का उतना इंटरेस्ट नहीं होगा इस नए सिस्टम को अपनाने में। क्यों, उनको पहले वाली जो प्रणाली है कागज आधारित, वही उनको अच्छी लगेगी। इसका क्या रीजन है, क्योंकि वो पुरानी प्रणाली से ही यूज्ड टू हैं। सो वो क्या करेंगे, वो हो सकता है आपके वेब आधारित प्रणाली के प्रति क्या है, प्रतिरोध दर्शाएं। आगे देखते हैं, देखिए आर्थिक चुनौतियों में क्या क्या हो जाएगा। भारत जैसे विकासशील देश में ई शासन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के मार्ग में लागत बहुत बड़ी बाधाओं में से एक है। भारत कैसा देश है, विकासशील है, या बोल सकते हैं गरीब देश है, और आपको जो ई शासन परियोजनाएं है उनके इंप्लीमेंटेशन में क्या है, आपको बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता है। सो बेसिकली जो आपकी लागत आएगी वो क्या है, वो आपकी बड़ी बाधाओं में से एक है। इसके अलावा कार्यान्वयन, परिचालन संबंधी और विकासवादी रखरखाव कार्यों में बड़ी मात्रा में धनराशि लगती है। देखिए आपका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, आपका जो ऑपरेशंस होते हैं और आपका जो मेंटेनेंस होता है, आपका जो रखरखाव होता है, इनमें भी आपका बहुत बड़ी मात्रा में पैसा लगता है, जो कि अभी भारत सरकार के पास उतनी मात्रा में नहीं है। ठीक है, आगे, ई शासन एप्लीकेशन हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म से स्वतंत्र होने चाहिए। क्या होने चाहिए, देखिए जो ई शासन एप्लीकेशंस हैं वो आपके जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है उनसे स्वतंत्र होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपको ई शासन एप्लीकेशन का प्रयोग करना है तो आपको किसी विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़े या किसी विशेष प्रकार के हार्डवेयर की जरूरत पड़े, है ना। वो सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म और हार्डवेयर पर प्रयोग में हो जाने चाहिए ना। मतलब क्या है, ई शासन एप्लीकेशन हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म से स्वतंत्र होने चाहिए। वो किसी प्रकार से आपके हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। क्लियर है, आगे देखते हैं।
सूचना प्रौद्योगिकी बहुत तेजी से बदल रही है और हमारे लिए वर्तमान प्रणालियां बहुत तेजी से अध्ययन करना बहुत मुश्किल होता है। इसका क्या मतलब है? देखिए, जो आपकी सूचना प्रौद्योगिकी है उसमें क्या है, हर दिन क्या है, नए नए नवाचार होते रहते हैं, मतलब आपका अपग्रेडेशन बहुत जल्दी जल्दी होता रहता है और इतना तेजी से अपग्रेडेशन हो रहा है कि उनके अनुरूप हम भी अपडेट हो जाएं तो वो इतना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। क्या चीज है? सूचना प्रौद्योगिकी बहुत तेजी से क्या हो रही है, बदल रही है और हमारे लिए क्या है, वर्तमान प्रणालियां बहुत तेजी से अद्यतन करना यानी अपडेट करना बहुत मुश्किल होता है। कि जैसे हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, हमने ई शासन से रिलेटेड अपने जो भी इक्विपमेंट्स थे आपके वो सब उपकरण लगाए, पर क्या हुआ, कुछ सालों बाद आपकी या कुछ समय बाद आपका क्या हो गया, आपकी सूचना प्रौद्योगिकी में क्या हो गया, प्रणाली आपकी सूचना प्रौद्योगिकी और ज्यादा अपग्रेड हो गई है ना, क्योंकि प्रौद्योगिकी तो जल्दी जल्दी बदलती है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमको अपने जो पुराने सिस्टम है उसको अपग्रेड करना होगा, पर इन पुराने सिस्टम को अपडेट करना इतना आसान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें भी आपका पैसा लगता है। देखिए, अब क्या आपका नेक्स्ट है आपका तकनीकी चुनौतियों। इसमें क्या है, बहुविध अंतःक्रिया उपयोगकर्ता को प्रणाली के साथ अंतःक्रिया करने के कई तरीके प्रदान करती है। ई सरकार एप्लीकेशन वास्तव में तभी प्रभावी हो सकते हैं यदि उसके उपयोगकर्ता उसे विभिन्न उपकरणों पर इनका उपयोग कर पाए। क्या मतलब हुआ? देखिए, जो आपके ई शासन एप्लीकेशन है उनकी प्रभावकारिता में मतलब उनकी सच्चे अर्थों में प्रभावकारिता तभी हो सकती है जब हम उन ई शासन एप्लीकेशन को किसी प्रकार के उपकरण में प्रयोग कर पाए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो आपका कोई ई शासन एप्लीकेशन है उसको हम केवल कंप्यूटर पर ही उपयोग कर पा रहे हो, है ना। हो सकता है आपका कोई ई शासन ऐप ऐसा हो जिसको आप क्या है, जिसके लिए आपको कंप्यूटर की जरूरत पड़े, पर हो सकता है आपके पास कंप्यूटर ना हो, आपके पास क्या हो, आपके पास मोबाइल हो। सो बेसिकली आपकी जो ई शासन के एप्लीकेशंस हैं वो ऐसे होने चाहिए कि उनको आप क्या कर सको, उनको आप विभिन्न उपकरणों पर प्रयोग कर सको, क्योंकि अब जब आप उनको अलग अलग उपकरणों पर प्रयोग कर पाओगे तो बेसिकली आपके जो ई शासन के एप्लीकेशन है उनकी प्रभावकारिता में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, जो कि इस समय अभी कई क्षेत्रों में कई केसेस में नहीं होती है। आगे बेसिकली आपका क्या है, आपका बहुविध अंतःक्रिया अभी भी पूर्ण रूप से संपन्न नहीं हो पाती है ना। कई बार आप कुछ एप्लीकेशन है जिनके लिए आपको विशेष प्रकार के उपकरण की जरूरत ही पड़ती है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है आपका ई शासन के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण बाधा व्यक्तिगत डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा है, जिसे वो सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रदान करता है। क्या मतलब है? देखिए, आप सरकारी सेवाओं का जो लाभ उठाते हैं तो बेसिकली आप जो सरकारी वेबसाइट्स पर जाते हैं तो आप अपने खुद से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां उसमें भरते हैं, डालते हैं। तो इससे क्या होता है, सरकार के पास क्या है, आपसे संबंधित आपका बहुत सारा डेटा सरकार के पास चला जाता है। और ये जो व्यक्तिगत डेटा है इसकी क्या है, हमेशा इस बात का खतरा बना रहता है कि आपका जो व्यक्तिगत डेटा वो क्या हो जाए, वो आपका लीक हो जाए, यानी उसके चोरी होने का डर बना रहता है ना। जिस वजह से क्या है, आपके व्यक्तिगत डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा को लेकर चिंता बनी रहती है ना। आगे देखते हैं, भारत का एक बड़ा भाग जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से बहुत दूर है। इन क्षेत्रों में ई शासन की कनेक्टिविटी सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। देखिए, भारत का एक बहुत बड़ा भाग ऐसा है जहां पे लोगों के पास जीवन की जो मूलभूत आवश्यकता है उन्हीं की कमी है, उन्हीं का अभाव है। सो ऐसे क्षेत्रों में आपको क्या है, ई शासन कनेक्टिविटी देने में बहुत मुश्किल हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब इंसान के पास रहने के लिए मकान या खाने के लिए रोटी नहीं होगी, अनाज नहीं होगा, तो वो ई शासन का क्या उपयोग कर पाएगा, है ना। ऐसे क्षेत्रों में आपको ई शासन को फैलाने में दिक्कत आ सकती है। आगे, ई शासन एप्लीकेशन लोगों की स्थानीय भाषा में लिखे होने चाहिए ताकि वे इन एप्लीकेशनों का उपयोग कर अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। ये वही चीज है कि आपकी जो ई शासन के एप्लीकेशन है वो कैसे होने चाहिए, वो आपके स्थानीय भाषा में भी होने चाहिए, केवल अंग्रेजी में नहीं होने चाहिए। जिससे क्या होगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इन एप्लीकेशन का फायदा उठा पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत दिन प्रतिदिन बेहतर तकनीशियन बनाने की दिशा में कड़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन फिर भी देश में ई शासन परियोजनाओं की देखभाल करने के लिए कुशल तकनीशियनों की कमी है। क्या मतलब है कि भारत में अभी भी स्किल्ड वर्कर की कमी है जो क्या कर सकें, जो आपके ई शासन परियोजना की देखभाल कर सकें। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, अब आपकी ई शासन से संबंधित कुछ योजनाएं हैं जिनको हम देख लेते हैं। पहला आपका आता है राष्ट्रीय ई शासन योजना। क्या है राष्ट्रीय ई शासन योजना? देखिए, मूलभूत प्रशासन की गुणवत्ता में
सुधार की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ई शासन योजना की शुरुआत की गई। आपका जो प्रशासन है उसकी गुणवत्ता में सुधार की दृष्टि से भारत सरकार ने क्या चालू किया? भारत सरकार ने चालू किया राष्ट्रीय ई शासन योजना, जो 27 मिशन मोड परियोजनाओं के माध्यम से केंद्र, राज्य तथा स्थानीय स्तर पर कार्यान्वित की जा रही है। ठीक है, ये बेसिकली आपकी जो मिशन मोड प्रोग्राम्स हैं उनके द्वारा इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। आगे, राष्ट्रीय ई शासन की 27 मिशन मोड परियोजनाओं में राज्य स्तर पर भू अभिलेख यानी लैंड रिकॉर्ड्स, आपका वाणिज्य कर, कृषि, रोजगार, सड़क परिवहन, भू पंजीकरण, नागरिक सेवा आपूर्ति और शिक्षा जैसी सेवाओं के साथ साथ पेंशन बीमा, पासपोर्ट, आयकर, वीजा होगा, ये वीजा, पासपोर्ट, आयकर तथा बीमा जैसे क्षेत्र शामिल है। बेसिकली आपका जो राष्ट्रीय ई शासन योजना की जो 27 मिशन मोड परियोजना है उसके अंदर आपके क्या क्या क्षेत्र शामिल है? उसमें शामिल है आपके भू अभिलेख से संबंधित, वाणिज्य कर से संबंधित, कृषि रोजगार से संबंधित, आपका जो सड़क परिवहन है वो आ जाएगा, आपका भू पंजीकरण आ जाएगा, है ना, नागरिक सेवा आपूर्ति आ जाएगी, इसके अलावा शिक्षा आ जाएगा, और इसके साथ साथ आपका जो पेंशन, वीजा, पासपोर्ट और जो आयकर और बीमा है, ऐसे क्षेत्र भी इन परियोजनाओं में शामिल किए गए हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है आपका सामान्य सेवा केंद्र। देखिए ये जो सामान्य सेवा केंद्र है ये बेसिकली आपके राष्ट्रीय ई शासन योजना का ही पार्ट है। राष्ट्रीय ई शासन योजना के एक भाग के रूप में सार्वजनिक निजी सहभागिता के आधार पर ग्रामीण इलाकों के लोगों को वेब से यानी www से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या की गई है? सामान्य सेवा केंद्रों की स्थापना की गई है। जो आपके सामान्य सेवा केंद्र यानी जो आपके कॉमन सर्विस सेंटर है, ये बेसिकली इनको बनाने का पर्पज क्या है? ताकि आपके जो गांव के लोग हैं वो क्या किससे जुड़ सकें? वो आपके वेब से जुड़ सकें। उसके बाद राज्य आंकड़ा केंद्र, राष्ट्रीय ई शासन योजना के एक महत्वपूर्ण अवयव के रूप में राज्य पर राज्य आंकड़ा केंद्रों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय ई शासन योजना के एक महत्वपूर्ण अवयव के रूप में राज्य स्तर पर राज्य आंकड़ा केंद्रों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ताकि सेवाओं की प्रभावपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक आपूर्ति सुनिश्चित करने की दृष्टि से अवसंरचनाओं, सेवाओं तथा अनुप्रयोगों को सुदृढ़ता प्रदान की जाए। इसलिए आपके जो राज्य आंकड़ा केंद्र क्या कर रहे हैं? देखिए, जो आपके राष्ट्रीय ई शासन योजना का एक अवयव है, ठीक है, और जो कर क्या रहा है, इसमें आपका राज्य स्तर पर राज्य आंकड़ा केंद्रों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। जो क्या करता है? जो करता है आपकी सेवाओं की प्रभावपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक आपूर्ति सुनिश्चित करने की दृष्टि से आपकी जो अवसंरचनाएं उनको सुदृढ़ कैसे बनाया जाए इस प्रकार बढ़ता है ना। बेसिकली आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपकी जो सेवाओं की आपूर्ति हो रही है, इससे रिलेटेड आपकी जो अवसंरचनाएं, जो सेवाएं है ना, आपकी जो अनुप्रयोग है, उनको सुदृढ़ता कैसे प्रदान की जाए, उस पर आपका ये राज्य आंकड़ा केंद्र काम करता है। आगे देखते हैं, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। क्या है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क? ये क्या करता है? वर्तमान वेतार तकनीक के माध्यम से कनेक्टिविटी को ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाने के उद्देश्य से राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में प्रखंड स्तर पर 2 Mbps की डेटा कनेक्टिविटी को विस्तारित करने के लिए इसका विकास किया गया है। क्या कर रहा है? बेसिकली आपके ग्रामीण इलाकों को इंटरनेट से जोड़ने के लिए इस प्रोग्राम को चालू किया गया है। जो क्या कर रहा है? जो आपके राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में आपके ब्लॉक लेवल पर, प्रखंड स्तर पर 2 Mbps की डेटा कनेक्टिविटी को वो प्रोवाइड करा रहा है। क्या है? स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। उसके बाद आगे है आपका ई चौपाल। देखिए, सरकार, औद्योगिक प्रतिष्ठान, निजी कंपनियों व स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा ग्रामीण इलाकों में ई चौपाल केंद्रों की स्थापना की जा रही है। किसके द्वारा? इसके अंदर कौन कौन शामिल है? सरकार, आपकी औद्योगिक प्रतिष्ठान शामिल है, आपकी निजी कंपनियां शामिल है और आपके स्वयंसेवी संस्थाएं शामिल हैं। तो इनके द्वारा क्या किया जा रहा है? इनके द्वारा ग्रामीण इलाकों में ई चौपाल केंद्रों की स्थापना की जा रही है। ये केंद्र क्या करते हैं? देखिए, ई चौपाल वस्तुतः इंटरनेट की सहायता से ग्रामीण किसानों को कृषि, बाजार की मांग और विपणन संबंधी जानकारी गांव के स्तर पर भी उपलब्ध कराने वाला राज्य सरकारों तथा निजी कंपनियों का एक नेटवर्क है। क्या है आपका ई चौपाल? क्या है बेसिकली कि इंटरनेट की सहायता से ग्रामीण किसानों को कृषि, बाजार की मांग यानी बाजार में किस चीज की डिमांड है, और विपणन संबंधी यानी मार्केटिंग संबंधी जानकारी गांव के स्तर पर ही
उपलब्ध कराने वाला क्या है आपका, राज्य सरकारों तथा निजी कंपनियों का एक नेटवर्क है। मतलब आपका एक ऐसा नेटवर्क है जो किसके द्वारा बनाया गया है, जो बनाया गया है आपकी राज्य सरकार और निजी कंपनियों के द्वारा। और ये नेटवर्क कर क्या रहा है, ये नेटवर्क आपके ग्रामीण स्तर पर किसानों को क्या दे रहा है, कृषि से संबंधित जानकारी, बाजार की मांग से संबंधित जानकारी और विपणन से संबंधित जानकारी प्रोवाइड करा रहा है आपका क्या, ई चौपाल। आगे देखते हैं, इसके माध्यम से किसानों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जैसे नई कृषि तकनीकों को अपनाने की जानकारी, उन्नतशील किस्मों के नए बीजों, उर्वरकों तथा फसलों के रोग बीमारियों हेतु दवाओं तथा फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने से संबंधित जानकारी व बाजार मूल्य व मांग की भी जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही है। क्या मतलब है, देखिए ई चौपाल कर क्या रहा है, ई चौपाल किसानों को बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान कर रहा है, जिसमें अलग अलग जानकारियां हैं। जैसे आपकी मान लीजिए जो आपको नई कृषि तकनीक अपनानी है तो उसके संबंध में आपको जानकारी दे सकता है ना। आपकी जो उन्नतशील किस्मों के बीज हैं, है ना, उन्नतशील किस्मों की जो प्रकार है बीज हैं, उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे सकता है। आपके जो उर्वरक हैं, साथ ही आपकी फसलों को जो रोग बीमारियां हो जाती हैं उसके लिए क्या दवा इस्तेमाल करनी चाहिए, इससे संबंधित जानकारी प्रदान कर रहा है। ठीक है, साथ ही साथ आप अपनी फसलों में उत्पादन कैसे कर सकते हो इसके लिए भी आपको सुझाव बताता है, वो जानकारी देता है। साथ ही आपका जो बाजार मूल्य है, जो मांग है, उसके बारे में भी आपको क्या जानकारी एक ही स्थान पर प्रोवाइड कराई जाती है। आगे देखते हैं ई कृषि। देखिए, निर्माण, स्वामित्व, परिचालन और हस्तांतरण पद्धति के आधार पर परिचालित ई कृषि मार्केटिंग की इस योजना के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय जांच पोस्टों तथा मंडियों को कंप्यूटर द्वारा विभिन्न कार्यालयों और मंडी मुख्यालयों से संबद्ध करके ग्राहकों को एकल खिड़की अर्थात एक ही स्थान पर विकल्प तथा अन्य सामान्य सेवाओं की उपलब्धता कराई जा रही है। बेसिकली आपको जो ई कृषि कहां स्टार्ट किया गया है, ये स्टार्ट किया गया आपके मध्य प्रदेश में। देखिए क्या है, क्या लिखा हुआ है, ये क्या है आपकी, ये बेसिकली आपके ई एग्रीकल्चर मार्केटिंग की एक योजना है। इसमें हो क्या रहा है, देखिए इस योजना के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय जांच पोस्टों तथा मंडियों को कंप्यूटर द्वारा विभिन्न कार्यालयों और मंडी मुख्यालयों से संबद्ध करके ग्राहकों को एकल खिड़की यानी एक ही स्थान पर सेवाओं को उपलब्धता कराई जा रही है। क्या मतलब है कि आपकी जो अंतरराष्ट्रीय जांच पोस्ट हैं और आपकी जो मंडियां हैं उनको क्या है, उनको कंप्यूटर द्वारा विभिन्न कार्यालयों और क्या आपकी जो मंडी मुख्यालय उनसे कनेक्ट किया जा रहा है, आपके मंडी मुख्यालयों से संबद्ध किया जा रहा है, जिसके थ्रू क्या होगा, जिसके थ्रू आपके जो ग्राहक हैं, है ना, उनको एक ही स्थान पर क्या है, एक ही स्थान पर सभी सेवाओं की उपलब्धता करा दी जाएगी। बेसिकली आपका सिंगल विंडो सिस्टम का काम ये करेगा ई कृषि। मतलब आपके जो ग्राहक हैं उनको अलग अलग जगहों पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो एक ही स्थान पर क्या कर सकते हैं, इन सुविधाओं का प्रयोग, इन सुविधाओं की उपलब्धता ले सकते हैं। ठीक है, इसकी शुरुआत कहां की गई, इसकी शुरुआत आपके मध्य प्रदेश में की गई थी। आगे देखते हैं भूमि। देखिए, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा निर्मित भूमि नामक इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से भूमि संबंधी रिकॉर्डों को अद्यतन करने का कार्य किया जाता है। ये भूमि क्या है, भूमि बेसिकली आपका क्या सॉफ्टवेयर जो क्या करता है, जो आपकी जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको अपडेट करता रहता है ना। तो ये आपका क्या है, भूमि। उसके बाद ई शासन पर द्वितीय प्रशासन सुधार आयोग ने कुछ अनुशंसाएं की थी, उनको हम एक बार देख लेते हैं। जैसे अनुकूल परिवेश का निर्माण। अनुकूल परिवेश का निर्माण ई शासन पहल के सफल कार्यान्वयन के लिए अनिवार्य तथ्य है, इसे निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, ई शासन आपका कब सफल होगा, जब आप उसके अनुकूल परिवेश का निर्माण कर पाओगे, है ना, तभी आपका ई शासन चल पाएगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, देखिए सरकार के भीतर परिवर्तन लाने की इच्छा पैदा और प्रदर्शित करके। कि सरकार के भीतर क्या है, सरकार के भीतर भी इच्छा होनी चाहिए किस चीज की, परिवर्तन लाने की या चेंजेस लाने की, और उसे प्रदर्शित भी करना चाहिए। आगे, उच्चतम स्तर पर राजनीतिक समर्थन प्रदान करके कि आपके जो ई शासन की योजनाएं इनके सफल इंप्लीमेंटेशन के लिए आवश्यक है कि आपको क्या मिले, आपको हाईएस्ट लेवल पर राजनीतिक सपोर्ट भी मिले, यानी पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिले, आपका राजनीतिक समर्थन भी आपको प्राप्त हो। ई शासन को प्रोत्साहित करके गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को ई शासन को प्रोत्साहित या इसको बढ़ावा देना चाहिए। परिवर्तन की मांग पैदा करने के लिए जनता में जागरूकता उत्पन्न करके। मतलब देखिए, ई शासन आपका सफल कब होगा, जब आप जनता के अंदर ही परिवर्तन की मांग को पैदा कर दो, यानी जनता को इतना जागरूक बना दो कि जनता ई गवर्नेंस की मांग करने लगे। क्लियर है। उसके बाद तकनीकी समाधान विकसित करना
इसके अंतर्गत राष्ट्रीय ई शासन उद्यम आर्किटेक्चर विकसित करना चाहिए। मतलब ई शासन से रिलेटेड आपका जो भी आर्किटेक्चर है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको आपको विकसित करना चाहिए। ठीक है, अगला सार्वजनिक निजी भागीदारी। देखिए, ई शासन परियोजनाओं के कई घटक अपने आप को सार्वजनिक निजी भागीदारी का रूप देते हैं। क्या है, जो आपकी ई शासन परियोजना है उसके बहुत से ऐसे हैं जो क्या है, जो आपके सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे सभी मामलों में अधिमान्यता प्राप्त तरीका होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, ऐसे मामलों को क्या है, ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए। निजी भागीदार पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से चुना जाना चाहिए। आपका जो भी प्राइवेट पार्टिसिपेट कर रहा है, आपका जो प्राइवेट भागीदार है, तो क्या है, उसको एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से आपके निजी भागीदार का चयन होना चाहिए। ठीक है, आगे, स्वयं प्रारंभिक चरण में सरकार के साथ साथ निजी भागीदारी भूमिकाएं और उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दिए जाने चाहिए, जिससे किसी भी अस्पष्टता के लिए कोई भी गुंजाइश ना बचे। क्या मतलब है कि शुरुआत में ही इस चीज को लिखित रूप से आपका ये सब कुछ स्पष्ट कर देना चाहिए कि सरकार की क्या भूमिका रहेगी और निजी क्षेत्र की क्या भूमिका रहेगी, ताकि बाद में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इसके अलावा ज्ञान प्रबंधन, संघ और राज्य सरकारों को सामान्य रूप से प्रशासनिक सुधारों और विशेष रूप से ई शासन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में ज्ञान प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने के लिए सक्रिय उपाय करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि जो आपकी संघ और राज्य सरकारें हैं, उन्हें क्या है, उनको प्रशासनिक सुधार करने और विशेष रूप से ई शासन को विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए, उनको ई शासन को विकसित करने के लिए एक ज्ञान प्रबंधन प्रणाली यानी आपका एक नॉलेज बेस्ड सिस्टम को विकसित करना चाहिए, ताकि आपका क्या हो, ताकि आपका ई शासन इंप्रूव कर पाए। क्लियर है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पोर्टल। देखिए, ये आपका ई गवर्नेंस से अलग सब टॉपिक है। आपका ई गवर्नेंस कंप्लीट हो चुका है। एक आपका जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ था आपका सिलेबस में, वो था आपका पोर्टल। सो पोर्टल क्या होता है, देखिए, पोर्टल इंटरनेट और विश्वव्यापी वेब के संदर्भ में वेबसाइटों के समूह को कहा जाता है ना। पोर्टल का शाब्दिक अर्थ है प्रवेश द्वार। एक पोर्टल वास्तव में स्वयं भी जाल स्थल होता है, जिससे दूसरे कई अन्य संबंधित जाल स्थलों तक पहुंचा जा सकता है। जाल स्थल बेसिकली आपको कह सकते हो वेबसाइट्स के लिए। ठीक है, पोर्टल क्या है, और पोर्टल बेसिकली क्या है, आपका वेबसाइटों का एक समूह, एक ग्रुप है ना। जैसे आप किसी पोर्टल में जाते हो तो उसके अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट्स मिल जाते हैं। तो जो पोर्टल का शाब्दिक अर्थ होगा वो क्या होगा, वो होगा प्रवेश द्वार। क्यों, जैसे आप इस प्रवेश द्वार के अंदर जाते हो तो आप बहुत सारी वेबसाइटों तक एक साथ पहुंच सकते हो, है ना। अब इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, पोर्टल इंटरनेट और विश्वव्यापी वेब के संदर्भ में वेबसाइटों के समूह को कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है प्रवेश द्वार। अच्छा, जो पोर्टल होता है वो स्वयं भी क्या है, अपने आप में भी क्या है, एक जाल स्थल, यानी पोर्टल अपने आप में भी क्या है, एक वेबसाइट है, जिसके अंदर आपको और अलग अलग वेबसाइट मिल जाती हैं, जिससे दूसरे कई अन्य संबंधित जाल स्थलों यानी वेबसाइट तक पहुंचा जा सकता है। आगे देखते हैं। देखिए, इन पर विभिन्न स्रोतों से जानकारियां जुटाकर व्यवस्थित रूप से उपलब्ध कराई जाती हैं, है ना। इसके साथ ही पोर्टल पर कई तरह की सेवाएं भी दी जाती हैं। जैसे कई पोर्टल पर उपयोगकर्ताओं को सर्च इंजन उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा कम्युनिटी चैट, फोरम और ईमेल जैसी सुविधाएं भी दी जाती हैं। क्या मतलब हुआ इसका, देखिए, जो पोर्टल है उस पर क्या करते हैं, उस पर आपको अलग अलग स्रोतों से जाके आपकी जो जानकारी है वो आपको एक पोर्टल पर रख दी जाती है ना। अलग अलग स्रोतों से आपकी जानकारी है वो एक साथ आपको एक पोर्टल में मिल जाती है। इसके साथ साथ क्या है, इसके साथ पोर्टल पे आप कई तरह की आपको फैसिलिटीज भी मिलती है, कई तरह की सेवाएं मिलती है। जैसे कई पोर्टल से वो किसकी सुविधा उपलब्ध कराते हैं, बहुत से पोर्टल्स आपको सर्च इंजन की सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा आपको कम्युनिटी चैट फॉरम भी मिल सकता है, इस पर आप कम्युनिटी चैट कर सकते हो। साथ ही आपको ईमेल जैसी सुविधाएं भी दी जा सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है, पोर्टल पे आप समाचार सुन सकते हो, है ना। स्टॉक मूल्य से संबंधित खबरें मिल सकती हैं आपको, आपकी जो फिल्मी खबरें हैं वो भी आप देख सकते हो बहुत से पोर्टल्स पे। सो आपके जो MSN, याहू, आई गूगल, ये आपके क्या है पोर्टल्स के टाइप हैं। इसके अलावा भी आपके और भी अलग अलग पोर्टल्स होते हैं। क्लियर है, जैसे आपका एक एग्जांपल है MP ऑनलाइन पोर्टल। क्या है, MP ऑनलाइन पोर्टल। इसमें क्या है, देखिए, इसका गठन कब हुआ, इसका गठन हुआ आपका जुलाई 2006 में। ठीक है, यह क्या है, ये बेसिकली मध्य प्रदेश सरकार का क्या है, अधिकृत पोर्टल है। ये आपकी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का अधिकृत पोर्टल है।
यह मध्य प्रदेश सरकार की ई गवर्नेंस की एक महत्वपूर्ण पहल एवं कल्पना है। इसका उद्देश्य विभिन्न सरकारी विभागों की सेवाओं को सीधे आम नागरिक तक पहुंचाना है। ठीक है, यह सार्वजनिक निजी क्षेत्र का संयुक्त उपक्रम है। क्या है ये? बेसिकली आपको जो एमपी गवर्नमेंट है उसकी जो ई गवर्नेंस के इनिशिएटिव्स हैं उसकी क्या है, उसका एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि आपकी जो अलग अलग सरकारी विभाग है उनकी सेवाओं को आप सीधे आम नागरिकों तक पहुंचा दो। ठीक है, और ये क्या है? ये आपका बेसिकली सार्वजनिक निजी क्षेत्र का संयुक्त उपक्रम है, मतलब इसमें आपका निजी क्षेत्र भी शामिल है। ये था आपका क्या? पोर्टल। अब आ जाते हैं आपके प्रश्न के इस टॉपिक से संबंधित आपके क्या क्या प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए, जो सबसे पहला प्रश्न है वो बनता है आपका क्या? अतुल लघुत्तरीय, जिसकी शब्द सीमा क्या है? जिसकी शब्द सीमा है 10 शब्द। तो इसमें आपसे पूछ सकता है कि ई गवर्नेंस क्या है ना, पोर्टल क्या होता है, स्मार्ट क्या होता है, ई गवर्नेंस मॉडल के नाम लिखिए। तो यहाँ लिख दोगे आप G2C, G2B, G2G और दूसरा मॉडल। ठीक है, ऐसे ही आपसे वो भूमि के बारे में पूछ सकता है, तो आप बता सकते हो कि भूमि क्या है। भूमि आपका एक सॉफ्टवेयर है जो लैंड रिकॉर्ड्स को अद्यतन करने का कार्य करता है। तो आपसे कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न इस रूप में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा दूसरा आपका जो फॉर्मेट है वो है आपका लघु उत्तरीय, जिसकी शब्द सीमा है 50 वर्ड्स। तो यहाँ आपसे पूछ सकता है कि ई गवर्नेंस के मॉडल के क्या विभिन्न प्रकारों का वर्णन करो। तो यहाँ आपको जो आपका G2C, G2G, G2B और G2E मॉडल है उसके प्रकारों का वर्णन कर दोगे। ऐसे पूछ सकता है कि जो ई गवर्नेंस के लाभ है उनको बताओ, है ना। ई गवर्नेंस की जो चुनौतियां उनका वर्णन करो। पोर्टल क्या है ये बता सकते हैं आप, तो आप पोर्टल के बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपसे पूछ सकता है ज्ञानदूत क्या है। तो ज्ञानदूत बेसिकली आपका जो राष्ट्रीय शासन योजना के अंतर्गत आपका क्या था, एक प्लान था जो क्या कर रहा था, जो लोगों तक से विभिन्न प्रकार की सुविधाएं पहुंचा रहा था, विभिन्न प्रकार की जानकारियां पहुंचा रहा था। सो आप इजीली इसको लिख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो आता है वो है आपका ये आपका यहाँ स्लाइड में कट गया है, पर मैं आपको ओरली बता देता हूं कि आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या क्या पूछ सकता है। जैसे वो आपसे पूछ सकता है कि ई गवर्नेंस से आप क्या समझते हो, है ना। इसके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से इसके महत्व को लिखिए। तो यहाँ पे आपको वो सारे पॉइंट लिखने पड़ेंगे। ऐसे पूछ सकता है कि ई गवर्नेंस क्या है, इसके विभिन्न मॉडलों का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। तो यहाँ पे आपको जो भी आपके जो मॉडल मैंने बताए थे उनके बारे में आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। ये आपसे पूछ सकता है कि ई गवर्नेंस से संबंधित आपकी जो अलग अलग योजनाएं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करो। सो आपको ई गवर्नेंस से संबंधित जो भी मैंने योजनाएं बताई हैं उनके बारे में आप लिख सकते हो, जिससे आपका 200 वर्ड में ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? सो ये देखिए ये आ गया, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। देखिए जो आपका दीर्घ उत्तरीय है उसमें क्या है आपका 200 वर्ड। तो आपसे क्या पूछ सकता है, ई गवर्नेंस से आप क्या समझते हो, इसके महत्व का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। ठीक है। दूसरा, ई गवर्नेंस के लाभों तथा इसके क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मतलब ई गवर्नेंस के क्या क्या लाभ है, दूसरा इसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या चुनौती है। जैसे भी मैंने आपको बताया, तकनीकी चुनौती हो गई, आर्थिक चुनौती हो गई, परिवेश संबंधी चुनौती हो गई। तो इनके बारे में आपको डिटेल से लिखना पड़ेगा। इसके अलावा ई गवर्नेंस से संबंधित विभिन्न योजनाओं का भी वर्णन कीजिए। सो आपको ई गवर्नेंस से रिलेटेड आपकी जो योजना है उनका वर्णन यहाँ पर आप कर दोगे। सो ये आपका टॉपिक था और इसी के साथ आपकी ये यूनिट कंप्लीट होती है। और मुझे उम्मीद है कि आपको मैंने जो समझाया है, आप मेरे फर्स्ट लेक्चर से लेके आज के लेक्चर तक वो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।